तो गुड मॉर्निंग। तो मैंने जैसे पहले बताया था कि अपना मेजर जो पोर्शन था बैंकिंग अवेयरनेस का स्टैटिक वाला पार्ट वो कंप्लीट हो चुका है पूरा। मतलब जो बेसिक वगैरह थे, मतलब आए मतलब जो भी था पब्लिक सेक्टर बैंक वगैरह, नेशनलाइजेशन वगैरह, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग, वो कंप्लीट हो चुका है। तो आज फर्स्ट लेक्चर है जो हम करंट अफेयर की ओर मतलब देखेंगे। पर्टिकुलरली करंट अफेयर मतलब ऐसा लग रहा होगा बहुतों को कि अभी मेंस में रहता है या फिर अभी एग्जाम कौन सी है भाई, उस हिसाब से करंट अफेयर प्रिपेयर करना। तो मेरे कुछ रीजंस हैं जिस वजह से मुझे ऐसा लगता है आपने अभी से करंट अफेयर पे ध्यान देना चाहिए। एक तो ऐसा कि एक अप्रोच आ जाएगा कि पर्टिकुलरली करंट अफेयर पढ़ते कैसे हैं, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, किस चीज़ों पे फोकस किया जाता है, शॉर्ट ट्रिक्स क्या होते हैं, मतलब वो कैसे बनाते हैं। तो उस हिसाब से हो जाएगा। और दूसरा भी एस बी आई क्लर्क है, एस बी आई पी ओ है, या फिर और भी बहुत सारी एग्जाम्स है। अभी शायद से फूड से एफ सी आई के भी एग्जाम्स होने वाले हैं, तो उसमें भी करंट अफेयर रहेगा ही पर्टिकुलरली। आज मैंने क्या किया है कि सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग अवेयरनेस के टॉपिक्स लिए है। पर जो करंट अफेयर वाला पार्ट है उसमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, नेशनल इंटरनेशनल वगैरह बाकी सब चीज़ें। पर पर्टिकुलरली आज हम सिर्फ बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में देखेंगे कि जो नवंबर मंथ से मैं स्टार्ट करना चाहूँगा, क्योंकि मोर और लेस जो एस बी आई का पी ओ या क्लर्क होगा वो आज से 2 महीने बाद कम से कम होगा। और जो एक एग्ज़ाम होती है वो 3 4 5 या 6 महीने का करंट अफेयर पूछा जाता है। तो पर्टिकुलरली हम नवंबर मंथ से स्टार्ट करते हैं जो अभी हाल ही में हुआ है। और आज हम पर्टिकुलरली जो बैंकिंग अवेयरनेस के हफ्ते भरे में न्यूज़ आए हैं पूरे नवंबर मंथ के फर्स्ट वीक में, उसको फोकस करेंगे। तो देखिए अभी स्टार्ट करते हैं चीज़ें, कैसा होता है कैसा नहीं होता है देखते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स बहुत सारे हो गए। मुझे ऐसा पता है कि बहुत लोगों को करंट मतलब फैक्चुअल चीज़ें याद नहीं रहती वगैरह, तो मैं थोड़े लिंकेजेस डेवलप करूंगा कि कैसे फैक्चुअल चीज़ें याद रख सकते हैं। वैसे सबकी दिवाली अच्छी गई होंगी। चलो स्टार्ट करते हैं फिर अभी। तो पर्टिकुलरली ये मीम डालने के पीछे एक रीज़न है कि देखिए, आप सबने स्टैटिक अवेयरनेस के लेक्चर किए होंगे, नहीं किए होंगे वो अलग चीज़ हो गई। पर अगर आपने अभी बैंकिंग अवेयर बाकी जो न्यूज़ है ना, मतलब जो अवार्ड्स हो गए या फिर नेशनल इंटरनेशनल, उसके पीछे इतना कंटेक्स्ट नहीं रहता या फिर स्टैटिक स्टोरी नहीं होती है। पर जो बैंकिंग अवेयरनेस है उसके पीछे कंसेप्ट होते हैं, स्टोरी होती है, कुछ ना कुछ रीजंस होते हैं और टेक्निकल टर्म्स होते हैं। तो अगर आपने वो अभी नहीं समझे पर्टिकुलरली कि भाई कुछ टर्म्स का मीनिंग क्या है या फिर सब चीज़ों का क्या मीनिंग है, और एक वन लाइनर अप्रोच से आप अगर इस सब्जेक्ट को देख रहे होगे, तो फिर वो ऐसा हो जाएगा कि मैंने तो मेरे हिस्से का कंप्लीट कर दिया, फिर वो एक तेरा एक मेरा, तो ऐसा हो जाएगा कि कुछ मिलेगा नहीं आपको हाथ में। मैं ऐसा बोल दूंगा कि ये आपका है, ये आपका है, ये आपका है, पर एट दी एंड आपके हाथ में कोई भी करंट अफेयर होगा नहीं। तो फिर स्टार्ट करते हैं बैंकिंग फाइनेंस एंड इंश्योरेंस एंड इकोनॉमिक टॉपिक। देखिए, अब मुझे पता है मैंने आज के लेक्चर के नोट्स आपको नहीं दिए, पर उसका रीज़न है क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया जब मैं स्टार्टिंग के लेक्चर ले रहा था, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है टीचिंग का, तो मैं अभी नए नए चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ। और मैंने जितने भी करंट अफेयर वाले देखे, मतलब करंट अफेयर्स फंडा और अड्डा 247 या फिर स्मार्ट कीड़ा वगैरह, वहाँ पे सब में है ना एक इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट इनपुट दिया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कहाँ ना कहाँ वो स्टूडेंट तक कितना पहुँचता है वो पता नहीं चलता है। तो मैं मेरे मतलब मैं आप ही के एज में हूँ लगभग, तो फिर मैं ऐसे अप्रोच से लिया है ये टॉपिक, जो भी टॉपिक्स है, कि वो आपके दिमाग में घर कर जाए करके। तो देखते हैं आज कितना आपको रिसीव होता है उस पर, फिर आप उसके ऊपर मुझे सजेशंस देना कि वो ठीक है अप्रोच है नहीं है, क्योंकि मेरे लिए भी ये बहुत नया अप्रोच है। तो देखते हैं पर्टिकुलरली न्यूज़ क्या है। जो अपने हेडिंग्स होंगे ना पर्टिकुलरली, वो मतलब जो न्यूज़पेपर वगैरह होते हैं वहां से उठाए हुए होंगे, तो फिर उस पे से थोड़ा ध्यान लगाना कि क्या बोलना चाहता है। क्योंकि जो पेपर वगैरह आपका होगा उसके अंदर आपको मतलब फुल फॉर्म वगैरह भी पूछा जाता है कि पर्टिकुलर चीज का क्या फुल फॉर्म है। जैसे यूपीआई का फुल फॉर्म पता होगा आपको क्या? हाँ। तो ऐसे ही बहुत से बार क्या हो जाता है, एक मतलब छोटा क्या बोलते हैं लो हैंगिंग फ्रूट फ्रूट जो होता है ना, उस हिसाब से फुल फॉर्म वगैरह पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में। तो उस हिसाब से भी हमने चीज़ें देखी है, तो देखते हैं कैसा होता है। तो पर्टिकुलरली न्यूज़ ये है कि आरबीआई वाइडन्स एक्सेस टू इट्स एनडीएस ओएम इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। हेडिंग पे से क्या ध्यान में आ रहा है?
एक ब्रॉड वे में ये ध्यान में आ रहा होगा कि भाई आरबीआई ने वाइडन किया है। क्या वाइडन किया है? जो उसका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, उसका जो एक्सेस है वो बहुत लोगों को प्रोवाइड, मतलब थोड़ा एक बढ़ा दिया गया है उसका क्षेत्र। तो आरबीआई, अब इसमें क्या हो जाएगा, जो आप अड्डा या फिर बाकी करंट अफेयर के न्यूज पढ़ते हो ना, तो वहां पे आपको ये नहीं बताया जाता है कि एनडीएस ओएस क्या रहता है। अगर बताया भी जाता है तो वो उड़ता तीर होता है, जिसको पता चल गया, नहीं तो नहीं पता चलेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी की थिंग्स है जो बच्चों को नहीं समझ रहे पर्टिकुलरली, मैं उसे पहले एक मैं न्यूज रखूंगा कि पर्टिकुलरली न्यूज क्या है, उसके बाद में फिर वो सिस्टम क्या है। अब वो एनडीएस, अब उसका अगर फुल फॉर्म आ गया तो कैसे बता पाओगे आप एट दी एंड, अगर मैंने सिर्फ एनडीएस बोल के छोड़ दिया तो मैं आपको एनडीएस भी एक्सप्लेन करूंगा पर्टिकुलरली क्या होता है क्या नहीं होता है, और एक थोड़ी जो टेक्निकल चीजें जो उस रिलेटेड है वो भी बताऊंगा। और मैं ये भी बताऊंगा लास्ट में कि मुझे क्या लगता है कौन से ग्रे एरियाज है जहाँ पे से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आरबीआई ने क्या किया, उसका जो निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग होता है ना, एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उसका, वो इलेक्ट्रॉनिक वाला है। तो वो उसका जो रेगुलेटेड एंटिटीज उसमें थे ना, तो वो बढ़ा दिए गए हैं। तो अभी ब्रॉडली तो नहीं समझ में आया होगा कि क्या बोल रहे हैं सर। तो क्या हुआ है पर्टिकुलरली पता है क्या, कि प्रोविडेंट फंड्स, पेंशन फंड्स एंड रेगुलेटेड फंड्स को एक्सेस बढ़ा दिया गया। अब वो भी एनडीएस ओएस, जो एनडीएस है उसमें पार्ट ले सकते हैं। पर अभी भी नहीं समझा होगा। तो क्या हो गया है, मैंने आपको ये न्यूज, मतलब ये जो स्टैटिक वाला पार्ट है ना, ये पढ़ाया था, पर मुझे पता है बहुतों को याद नहीं होगा कि निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम होता क्या है। तो पहले निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम देखते हैं कि क्या होता है। निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम एक आरबीआई ने लाया हुआ एक मैकेनिज्म है। उससे क्या होता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जैसे आपको पता होगा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इश्यू कौन कर रहा है, आरबीआई कर रहा है, और मार्केट में बेच कौन रहा है, वो भी आरबीआई कर रहा है। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आरबीआई ने लाया है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जिससे जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो ट्रेड होगी। पर वो कैसे ट्रेड होगी, अब ये इलेक्ट्रॉनिक क्यों लाने की जरूरत पड़ी? तो पहले क्या होता था, आपने हर्षल मेहता का वो सीरीज देखी होगी शायद, है ना, वो उसका जो सामने वाला रहता, जो उसको जॉब देते रहता, तो वो एक वो ऑर्डर देता बहुत सारे नामों की कि भाई तू पर्टिकुलरली समोसा कचौरी वगैरह बहुत सारे नाम देता है, और उसको फिर नोट करने लगा देता है कि, तो पर्टिकुलरली क्या होता है, जब आप शेयर मार्केट में जाते थे पहले, 90s के पहले, तो तब क्या होता था कि फोन पे कॉलिंग होती थी कि भाई मुझे ये ट्रेड चाहिए, मतलब ये शेयर्स चाहिए, ये वाली इक्विटी में मेरे को इन्वेस्ट करना है वगैरह, ऐसे बहुत सारी चीजें बता दी जाती थी। और बहुत से बार क्या होता था, फोन कॉल पे इतना ज्यादा नोट करना वगैरह ऐसी चीजें होती नहीं थी। तो एक इनएफिशिएंसी आ गई थी। इनएफिशिएंसी ऐसी कि मतलब आ, पता ही नहीं चलता था कौन से शेयर बाय करने, अगर वो सामने वाला भूल गया गलती से कि ये वाले शेयर्स भी बाय करने थे, तो उसको याद ही नहीं रहेंगे कि ये भी शेयर बाय करने हैं। पर अब ये निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम क्या है, आप खुद ज्यादा, मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक है, तो आप खुद इसको फेस टू फेस कर सकते हो, जिसकी वजह से जो इनएफिशिएंसीज है वो कम हो जाएगी। कॉल पे आप जो चीजें बता देते कि ये वाले शेयर चाहिए वो वाले शेयर चाहिए, वैसा नहीं होगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डायरेक्ट आप इससे मतलब कर सकते हो, डील कर सकते हो। तो ब्रॉडली ये मीनिंग है कि निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रेड होती है। अब हम न्यूज देखेंगे कि पहले क्या हाल, मतलब पहले क्या होता था, सबको परमिशन दे दी थी, मतलब जो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, रीजनल रूरल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से डील कर सकते हैं, लोकल एरिया बैंक भी डील कर सकते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज भी डील कर सकते हैं। पर पहले प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड एंड रेगुलेटेड, ये भी इसका भी मीनिंग मेरे को शायद से मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन है, तो उन्हें परमिशन नहीं थी कि वो डायरेक्ट ऐसे पार्ट नहीं ले सकते थे निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम में। तो आपको लग रहा होगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है। तो अब अपन ने निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम पढ़ा, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट पार्टिसिपेशन क्या होता है किसी, मतलब ये लोगों का, और इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन क्या होता है। तो ये डायरेक्ट मेंबर क्या हो जाते हैं, ये डायरेक्ट निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम का जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है उसमें डायरेक्ट डील कर सकते हैं, डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। उनका करंट अकाउंट होता है आरबीआई के पास में, वो डायरेक्टली सेटल करते हैं ट्रेड एनडीएस ओएम, वो जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर। पर इनडायरेक्ट मेंबर्स ऐसा नहीं कर सकते। इनडायरेक्ट मेंबर्स को डायरेक्ट मेंबर्स का साथ लेना पड़ता है। जैसे
कोई मतलब ऐसे कौन लोग हैं जो इनडायरेक्ट मेंबर्स है, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते कि वो डायरेक्ट एनडीएस ओएम का जो प्लेटफॉर्म है उस पर वो ट्रेड नहीं कर सकते। तो ऐसे कौन से लोग हैं, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो बाहर के इन्वेस्टर्स है वो, या फिर और एक किस्म था, अभी तो सिर्फ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ही है जो अभी इनडायरेक्टली काम कर रहे हैं। बाकी लोग जो हो गए मोस्टली वो अब डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गए एनडीएस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर। पर अब एकदम से अब कैसा हो जाएगा, अगर मैं आपको रीजन बताऊं कि पर्टिकुलरली ये चीज क्यों हुई है, क्योंकि आरबीआई को कोई ना कोई रीजन ही लगा होगा ना ये प्लेटफॉर्म लाने के पीछे, मतलब बाकी लोगों को परमिशन देने के पीछे, तो वो रीजन क्या है। तो हाल ही में क्या हुआ है, एक जेपी मॉर्गन चेस बेंचमार्क इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड इंडेक्स करके एक है, प्लेटफॉर्म है बाहर का वगैरह ऐसा कंसिडर कर लो। तो वहां पे अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डील हो सकती है अपनी, जो इंडिया की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो उसमें इन्वॉल्व हो गई। जैसे आपने शेयर मार्केट वगैरह देखा होगा, उसमें इंडेक्स वगैरह बनते हैं, तब उस इंडेक्स में जैसा अब ये एक इंडेक्स है तो इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का भी पार्टिसिपेशन हो गया। मतलब ब्रॉडली ऐसा समझिए कि अभी अहमियत बढ़ गई है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की अपनी इंडियन गवर्नमेंट की। तो जैसी ये अहमियत बढ़ गई तो ज्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे, ज्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे तो फिर डायरेक्ट एक्सेस तो बहुत कम लोगों को दिया था ना, तो इसलिए फिर डायरेक्ट एक्सेस बढ़ा दिया गया उसका दायरा। उसकी वजह से फिर अब क्या हो गया कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो इनएफिशिएंसीज है वो कम हो जाएगी। ब्रॉडली ये रीजन है। अब अब ये है कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको जिनको डायरेक्ट एक्सेस मिल जाता है ना पर्टिकुलरली कि वो डील कर सकते हैं मतलब वहां पे, तो उनको सिक्योरिटीज जनरल लेजर करके एक अकाउंट है वो आरबीआई के पास खोलना पड़ता है। बाद में एक करंट अकाउंट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि उनको आरबीआई के पास खोलना होता है जिससे वो डील कर सके डायरेक्ट निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम के अंदर। बाद में फिर जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है और जो कॉरपोरेट्स है अपने इंडिया के, वो डायरेक्टली नहीं कर सकते डील, मतलब वो निगोशिएटेड जो डीलिंग प्लेटफॉर्म है उसके अंदर डायरेक्टली डील नहीं कर सकते, वो इनडायरेक्टली होते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है, मतलब यहाँ पे दिया है मैंने आपको बताया कि जो आरबीआई है उसका प्लेटफॉर्म है ये, ओके, मतलब जो उसने लाया है, पर एडमिनिस्ट्रेशन वो खुद नहीं संभालता, वो एडमिनिस्ट्रेशन किसी और को दिया है। तो वो कौन है, तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है ना, उसके अंदर ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो क्लियर मतलब एनडीएस ओएम में जो डील करता है वो प्लेटफॉर्म पे, उसका एडमिनिस्ट्रेशन संभालने की जिम्मेदारी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की है, ना कि आरबीआई की है। अब आरबीआई का हेडक्वार्टर आपको पता है मुंबई है। गवर्नर मैंने पिछले बार बताया था कि वो 25th गवर्नर है, शक्तिकांत दास है। पर मे बी मैं जब अगर आपके वहां पे बैठा होता तो मेरे दिमाग में ऐसा था कि सर इतना बड़ा बिल्डअप क्यों बना रहे हो, पूछने क्या वाले क्वेश्चन पेपर में वो बताओ, इतनी बड़ी स्टोरी रचने की क्या जरूरत है। बोर भी हो जाओगे आधे से ज्यादा लोग अगर मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल स्टफ में उलझ जाऊँ तो मोर और लेस इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो आप देखोगे ना, फिर आपको पर्टिकुलरली पता चलेगा कि जब ये न्यूज देखोगे तो क्या चीजें देखनी है। तो मैंने इसके बाद क्वेश्चंस लिए कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं इसके ऊपर। अब मैंने आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ाया है, ओके। तो अब इसका आंसर तो मैंने दिया है, पर थोड़ा देखो, थोड़ा सोचो, एक सिंकिंग होने दो आपके अंदर कि पर्टिकुलरली क्या बोला है इस क्वेश्चन में, और मोर और लेस किस हिसाब से ही क्वेश्चन आएगा आपको। तो जैसे आपका पढ़ना हुआ है क्या, समझ समझ रहा है ना पर्टिकुलरली कि पर्टिकुलरली क्या चल रहा है, ओके। तो आपको दिख रहा है ना, तो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज आर एलिजिबल फॉर डायरेक्ट एक्सेस टू एनडीएस ओएम। अब आरबीआई को उस चीज से मतलब आपके आईबीपीएस या फिर एसबीआई या फिर कोई भी बैंकिंग एग्जाम्स को उस चीज से लेन देन नहीं है कि भाई इसको कितनी स्टोरी पता है, पर वो स्टोरी आपके लिए जरूरी है क्योंकि आपको याद रहेगा कि चीजें क्या होती है। अब इस पे क्वेश्चंस मेरे हिसाब से क्या मतलब जितने भी मैंने मेमोरी बेस्ड पेपर्स देखे उसके हिसाब से इस न्यूज को किस मतलब मतलब कैसे तोला जाएगा वो हम देखते हैं। तो पर्टिकुलरली क्वेश्चंस क्या पूछे जाएगी कि एनडीएस ओएम का फुल फॉर्म क्या है, एनडीएस ओएम क्या है, या फिर पूछा जा सकता है कि उसको एडमिनिस्टर कौन करता है, उसमें आरबीआई भी होगा ऑप्शंस में,
और क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भी होगा। वहां पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि एक सेकंड ना, उनको सेटल डाउन। तो देखिए, अभी ध्यान दीजिए, मैं कैसा बोल रहा हूँ कि एनडीएस का फुल फॉर्म आ सकता है पेपर में। अब कैसा हो जाता है, मैं ना बहुत सारे, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी एग्जांपल दिया था कि जब मैं यूपीएससी के लिए पढ़ रहा था तो इंटरनेशनल बॉडीज पे 4-5 क्वेश्चन आते थे। मतलब आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक वगैरह पे बहुत सारे ऐसे 4-5 क्वेश्चन आते थे। तो वहां पे मैं क्या करके गया था, मैंने बोला 5 क्वेश्चन आते हैं, 10 मार्क मिल सकते हैं, हर एक क्वेश्चन को 2 मार्क होते हैं। तो मैं वो 150 बॉडीज पढ़ के गया था। 150 थी, और मानो ना मानो मैं 150 बॉडीज पढ़ के गया था। तो 150 बॉडीज पढ़ने के बाद में क्या हो गया, वो पेपर के प्रेशर में वो सब खिचड़ी हो गई थी। किसके फैक्ट किसके लग गए थे मेरे को भी नहीं पता था, क्योंकि मैं हेडक्वार्टर वगैरह बाकी सब चीजें सब करके गया था। तो मैं वही बता रहा हूँ, जब तक, चलो ठीक है आपने किसी और से ये न्यूज पढ़ ली है, पर अगर आपको अप्रोच नहीं पता है कि क्वेश्चंस किस हिसाब से पूछे जाते हैं, तो एट द एंड आपने ये पढ़ने के बाद भी, और किसी ने अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो वो दोनों भी एक ही लेवल पे हो गए। तो वैसा मत होने दो। तो मैंने आपको पहले न्यूज बताया कि एनडीएस ओएस का एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। आरबीआई उसको ऑपरेट, मतलब आरबीआई का है, आरबीआई ने उससे ओन करती है, क्योंकि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से डील करता है, ऐसा कुछ तो। अब एक सेकंड क्वेश्चन है, देखो इसका आंसर क्या हो सकता है। वैसे तो दिख गया है बहुतों को, पर बताइए क्या हो सकता है। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि सबको आंसर आए, पर मेरा ये मकसद है कि एक अप्रोच पता चले कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। क्योंकि जो मोस्टली मैंने देखा है मेमोरी बस पेपर जो आते हैं मार्केट में, वो बहुत आधे अधूरे होते हैं, तो पता ही नहीं चलता कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं। इसका आंसर पता है क्या होता होगा, बताइए। और कोई? ए, बी, बी ना? ए ही है। ओके, तो मैं भी बता रहा हूँ, मैंने अभी वो न्यूज पढ़ा है, पर कुछ लोग, जब वो ऑप्शंस आएंगे ना तो गैम्बल हो सकता है। तो इसलिए अप्रोच देखिए, न्यूज में मेरे साथ बने रहिए। अगर मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, मतलब वो पर्टिकुलरली कुछ ना कुछ कैसे ना कैसे वे से पूछा जा सकता है। अब इसमें कोई शॉर्टकट नहीं था, इसमें स्टोरी थी, तो मैंने इसको स्टोरी वाइज मैनर में पढ़ाया है। तो आप जब न्यूज पढ़ोगे आगे, जब भी आपका मेंस होगा, तो कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो स्टोरी वाइज मैनर में ही आपको कवर करना पड़ेंगे। तो ये जो न्यूज थी ये स्टोरी वाइज मैनर में कवर हुई है। अब हम नेक्स्ट नेक्स्ट देखेंगे कि वो किस हिसाब से हम कवर कर सकते हैं। ओके, और अगले लेक्चर से प्लीज है थोड़ा जल्दी आया कीजिए, मतलब वो कैसा हो जाएगा। आज तो लेक्चर था मुझे पता है, पर अगले बार से बोल रहा हूँ। तो अब ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये देखिए क्या होगा, इसका आंसर क्या हो सकता है आपके हिसाब से। क्या हो सकता है, आप हाथ खड़े कीजिए। क्या होगा? सी। ओके, और कोई? सी है ना? ओके, पर मैंने तो बताया नहीं कि सेबी है करके, तो आप राइट आंसर तक कैसे पहुंचे? हाँ, अच्छा, सिक्युरिटीज आहे म्हणून सेबी इन्वॉल्व है, बरोबर। तो मोर और लेस ये वाली थिंकिंग रखो, क्योंकि सब चीजें नोट्स में से आएगी ऐसा नहीं होगा, पर जो आधा आपने नॉलेज क्लास से लिया है ना, वो आपको कहाँ ना कहाँ एक बूस्ट देगा क्लास, मतलब पेपर के टाइम पे। तो ये पहला न्यूज कवर हुआ है जिसमें मैंने आपको स्टोरी वाइज मैनर में सब न्यूज पढ़ाया है, एक अप्रोच बताया कि पर्टिकुलरली अप्रोच क्या हो सकता है क्वेश्चन पूछने का। फिर अब इसके बाद हम सेकंड न्यूज देखते हैं कि सेकंड न्यूज क्या है। ओके, हाँ, तो अभी क्या हुआ है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के बारे में पता ही होगा आपको। तो उन्होंने जो सीजीएम होता है,
बोर्ड लेवल पे वो बढ़ा दिया है, 5 मोर नेशनलाइज बैंक में बढ़ा दिया है। तो वो क्या बोल रहा हूँ मैं कि सीजीएम मतलब क्या होता है, पर्टिकुलरली उसका काम क्या होता है। जब आप न्यूज देखोगे तो ये थॉट्स आपके दिमाग में प्रोवोक होने चाहिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि करंट जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तब आपको ये चीजें ध्यान में आएंगी कि मैं जो बोल रहा हूँ। क्योंकि एक लीनियर वे में अगर वो पढ़ लोगे न्यूज तो कुछ दिमाग में नहीं जाने वाला। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या किया, क्रिएशन ऑफ सीजीएम बिलो बोर्ड लेवल इन 5 मोर नेशनलाइज्ड बैंक। सीजीएम मतलब चीफ जनरल मैनेजर होता है, मैं उसका काम बताऊंगा। पर जो मतलब आईबीपीएस या फिर एसबीआई पूछ सकती है वो ये हो सकता है कि कौन से ऐसे 5 नेशनलाइज बैंक है जहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर ने सीजीएम को बढ़ाया, मतलब सीजीएम की ये जो एक इंस्टीट्यूशन का पार्ट है उसे लाया गया है। तो ऐसे 5 है बैंक्स जिसमें वो लाया गया है। अब मेरे को ये बताइए कि एकदम से अब ये लिंकेजेस नहीं है ना बैंक के पीछे कुछ, कि भाई बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, पंजाब एंड सिंध बैंक है और यूको बैंक है। पर मैंने इसका एक ट्रिक निकाला है जिससे शायद याद रहेगा बहुतों को कि पंगत में खाना खाया उन्होंने तो सबने। तो पहली पंगत में जो मानधारी लोग रहते वही बैठते कि भाई जिनका मान है अच्छा। तो पहले पंगत में ये दूसरी पंगत है, ये 5 लोगों को सेकंड पंगत में बिठाया खाना खाने के लिए। ओके, पहले पंगत में यह दूसरी पंगत है, पहले पंगत में एसबीआई था जिसमें पहले पंगत में एसबीआई खाना खाने बैठा था उसके अदर जो नेशनलाइज बैंक है उसके साथ में। तो अब शायद ये ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक की वजह से ये 5 चीजें आपको याद रहेगी। तो मैं ये एक्सपेरिमेंट खेलना चाहता था क्लास में, तो ये बता रहा था कि अब शायद ये चीजें याद, अब कैसा है आपको ये ट्रिक ये याद रह जाएगा ना कि भाई दूसरी पंगत में बिठाया ये 5 लोगों को। तो आप जब इस पे से नजर घुमाओगे कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया ओवरसीज बैंक, तो आपको ये पता रहेगा बैक एंड पे, क्योंकि ऑप्शंस कैसा आ जाए, मतलब क्वेश्चन कैसा आएगा पर्टिकुलरली पता है क्या कि क्वेश्चन, तो इस पे क्वेश्चन क्या आ सकता है पर्टिकुलरली आपको क्या लगता है। जैसे मैंने आपको अप्रोच बताया पहले, तो इस क्वेश्चन का मतलब ये न्यूज पे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है पर्टिकुलरली। तो देखो क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि अभी सेकेंड टाइम फाइनेंस मिनिस्टर जी आए हैं, मतलब ब्रॉडली ऐसी लैंग्वेज होगी उसकी कि सेकेंड टाइम निर्मला सीतारमन जी आया है। उन्होंने सीजीएम नाम का जो एक पोस्ट है वो और बाकी 5 नेशनलाइज बैंक में बढ़ाया है, और ऑप्शंस होंगे 4-5, और उसमें से बताया गया होगा कि कौन सा नहीं है, एसबीआई होगा या फिर अदर जो उसके साथ के नेशनलाइज बैंक है उसके नाम होंगे। तो आप जब तक ये एक ब्रॉड वे में आपको याद नहीं रहेगा कुछ भी फायदा नहीं रहेगा कि आपने ये न्यूज पता है करके। तो ये इसका फोकस है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो अब हम देखते हैं कि की पॉइंट्स क्या है इस न्यूज रिलेटेड। ओके, प्रायोर टू दिस सीजीएम पोस्ट अवेलेबल इन 6 आउट ऑफ 11 नेशनलाइज बैंक। पहले 6 जगहों पे नेशनलाइज बैंक में सीजीएम नाम की पोस्ट। सीजीएम मतलब पर्टिकुलरली चीफ जनरल मैनेजर, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फंक्शनल लेयर है किसके किसके बीच में। तो वो एक जनरल मैनेजर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो होता है ना नेशनलाइज बैंक का, ऐसे 2 पोस्ट होते हैं। तो उनके बीच में का एक मतलब दुआ बोल सकते हैं, एक बीच में का ब्रिज है वो सीजीएम नाम का पोस्ट। अब क्या हो सकता है, अभी इस पे अगर आईबीपीएस या फिर एसबीआई को बहुत टफ क्वेश्चन पूछना है तो मुझे ऐसा लगता है वो ग्रे एरिया है कि अभी जो पर्टिकुलर नंबर है सीजीएम का वो कितना है, मतलब कितने नंबर ऑफ सीजीएम है इंडिया में नेशनलाइज बैंक के अंदर। तो वो है 144। ओके, पर अब डायरेक्ट 144 याद रहे ना रहे भरोसा नहीं है, क्योंकि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। और बार बार रट्टा, एक तो फैक्चुअल चीजें ऐसी याद रहती है कि बहुत बार तुम उसे रट्टा मारोगे, जैसे फॉर्मूले रट्टा मारते हो, या फिर उसके पीछे कोई ना कोई चीज होगी जिससे वो याद रहेगा। तो इसके पीछे की मतलब ये 144 मुझे कैसे याद रहता है मैं बताता हूँ कि क्या हो गया था कोरोना के टाइम पे, आपने बहुत लोगों ने सुना होगा कि सेक्शन 144 लग गया। ओके, कि भाई सेक्शन 144 में ऐसा होता है कि 4-5 लोगों से ज्यादा ग्रुप में लोग मतलब एक जगह पे जमा नहीं हो सकते। तो अगर कुछ भी दंगा फसाद वगैरह चीजें अगर हो रही होंगी या हेल्थ इमरजेंसी होगी तो क्या करती, जो भी ऐसी गवर्नमेंट की बॉडीज होती है, कलेक्टर लगाता है पर्टिकुलरली सेक्शन 144, तो वो सेक्शन 144 लगा देते हैं। अरे पंखा नहीं चाहिए क्या आपको, पंखा भी नहीं लगाया, नहीं चाहिए क्या, क्या आप देखो यार मैं कहा झगड़े में हूँ truth पर। तो
सेक्शन 144 लगा देते हैं, क्योंकि उसमें ऐसा बोला जाता है कि भाई 4-5 लोगों से ज्यादा लोग एक जगह पे जमा नहीं हो सकते हैं करके। तो हम ऐसे याद रखेंगे। मैंने आपको बताया कि सेक्शन 144 होता है, कौन लगाता है उसे? कलेक्टर लगाता है। पर हम ऐसे याद रखेंगे इस सीजीएम वाले पोस्ट को कि अभी कितने हैं। तो अपन ये ऐसे याद रखेंगे कि निर्मला सीतारमन जी ने सेक्शन 144 लगाया। तो इससे शायद आपको ये फैक्ट याद रहे। तो यही इंपॉर्टेंस है एज, मतलब मुझे ऐसा लगता है मेरे नोट्स का और एज कम्पेयर टू अदर नोट्स का, क्योंकि इसमें थोड़े बहुत ट्रिक्स मिलेंगे जो बाकी के नोट्स में नहीं है। ऐसा शो ऑफ नहीं कर रहा है, पर थोड़ा बहुत तो मेहनत लगी है तो मैं बता रहा हूँ। तो देखिए अभी 144 है, मैंने आपको बताया निर्मला सीतारमन जी ने सेक्शन 144 रखा, लगाया, और उस वजह से वो चीज आई। तो आप जब इसका नोट्स बनाओगे ना, तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं है। आपके पास में हेडलाइन है कि न्यूज क्या थी, उसके बाजू में ही आप 144 लिख दोगे, या फिर सीजीएम कहाँ पे मतलब सीजीएम जो है, तो वो सेकंड पंगत में जो लोग बैठे हैं उनके लिए लगाया गया है अभी सेकंड टाइम पे निर्मला सीतारमन जी ने। उसमें एसबीआई नहीं है, या फिर अदर जो नेशनलाइज बैंक है वो नहीं है। ऐसे ब्रॉड वे में आपकी नोट्स बन जाएगी 2 या 3 कीवर्ड्स में। तो पहले क्या होता, मतलब द मिनिस्ट्री नोटेड दैट द नंबर ऑफ पोस्ट हैज बीन रिवाइज्ड बेस्ड ऑन द बिजनेस स्ट्रक्चर, मतलब बिजनेस वगैरह की बात है। अब एट दी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी चीजें होती है वो इसलिए होती है कि भाई बहुत जल्दी जल्दी चीजें हो, या फिर थोड़ा जो वर्कलोड है वो कम हो जाए एट दी एंड, और कोई मीनिंग नहीं होता है एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों का। तो वही उन्होंने देखे कि भाई सीजीएम का पोस्ट बढ़ाने की जरूरत है। तो उन्होंने क्या करा, 2023 से जो रेशियो है सीजीएम का, वो फॉर एवरी 4 जनरल मैनेजर एक सीजीएम होना चाहिए। मतलब अगर किसी बैंक के पास 4 मतलब जनरल मैनेजर्स है, तो उसके पीछे एक ना एक सीजीएम होना चाहिए करके। और इस वजह से भी जो नंबर है वो 80 से बढ़कर फ्रॉम 80 टू 144 हुआ है, वो भी एक रीजन है उस चीज के पीछे। फिर अब ये मोरलेस एक ब्रॉड वे में जैसे बोलते हैं ना कहानी, मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, तो वैसी है ये लाइन। इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि भाई एनहांस द कैपेबिलिटी ऑफ बैंक्स, एट दी एंड वही करेगा वो, मैंने आपको बताया एडमिनिस्ट्रेशन। फिर डिजिटलाइजेशन, साइबर सिक्योरिटी, अब धीरे धीरे वो चीजें बढ़ती जा रही है कि भाई साइबर सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है वगैरह सब चीजें। तो फिर उस वजह से ये चीजें होता है। आपने डिजिटल, अभी कुछ दिनों पहले ही शायद से द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में एक न्यूज आया था, वहां पे दिया गया था कि डिजिटल अरेस्ट करके, ये नाम सुना है क्या आपने? तो ठीक है, मतलब मेरे हिसाब से न्यूज पढ़ते हो आप। तो फिर तो डिजिटल अरेस्ट मतलब क्या होता है कि समझो मैंने मतलब उस वो न्यूज ऐसी थी कि एक मतलब ओल्ड मैन थे पुणे के, उन्हें फोन किया गया कि पर्टिकुलरली, मतलब उनको बताया गया कि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, ये सब चीजें वगैरह, मतलब एक बातों में लिया गया उन्हें। और एक पॉइंट के बाद में फिर उनके मोबाइल पे फिर ओटीपी भेजा गया उनको, मतलब रूम से बाहर नहीं निकलने देना, डिजिटल अरेस्ट कर लिया उनको एक जगह पे ऐसा। उस अरेस्ट मतलब क्या होता है आपको पता ही है। अरेस्ट मतलब उसको बांध, मतलब क्या बोल सकते हैं उसे, कि भाई पकड़ के रख लिया उसे, है ना। तो मोर और लेस डिजिटल अरेस्ट मतलब कि भाई उसे फंसा कर उससे पैसे निकलवा लेना, उसे कहते हैं डिजिटल अरेस्ट। अभी तो मैं वही बता रहा हूँ कि ये सीजीएम के पोस्ट बढ़ाने के पीछे ये भी रीजन है कि भाई वो बड़ा आदमी दो चीजें और भी सजेस्ट करेगा कि भाई कैसे, मतलब वो सीजीएम है, सीनियोरिटी से बना है, उसने एक्सपीरियंस लिया है लाइफ में कि भाई कहाँ पे लोग फंस सकते हैं, कहाँ पे लोग नहीं फंस सकते हैं, वो वाले टाइप में। ओके। हाँ, तो अब ये क्वेश्चन है, तो देखिए क्या आंसर होगा इसका, वैसे दिख गया होगा शायद। मतलब आंसर मिलने के बाद भी बाकी के भी ऑप्शंस मतलब देखा करिए, क्योंकि फिर आपको ये पता चलेगा कि कौन से ऑप्शंस में कंफ्यूजन करने के चांसेस बहुत ज्यादा है करके। तो आंसर क्या निकल रहा है सबका? बी है, और कोई है सी डी वाला? ठीक है। तो मोरलेस इस केस में आपका नसीब अच्छा है, क्योंकि ये डायरेक्ट नोट्स में से आंसर निकल रहा है। तो अब सेकंड देखेंगे कि आप ये थोड़ा सा ऐसा वाला है कि इतना भी ठीक, ठीक है मोर और लेस।
इसका आंसर क्या लग रहा है? हम्म, पढ़ लिया? इसका आंसर बी है। ये कहाँ पे भी नहीं बोला है कि वर्कलोड कम करने के लिए, ये टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ। दो ऑप्शंस ऐसे आएंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा है। ठीक है, तो तब ध्यान दीजिए, मतलब जितना भी नोट्स में दिया है ना और मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए करिए। मतलब फिर मोर और लेस आपको पता चल जाएगा कि शायद ये आंसर मोर बेटर है। हाँ, तो फिर ये एक थर्ड न्यूज़ है। तो फिर आप न्यूज़ देख के पर्टिकुलरली ये ध्यान में आ रहा है कि ईडाई नाम का एक है। ईडाई का फुल फॉर्म पता हो पहले किसी ना किसी, इज्जत रख लो क्लास की तुम्हारे। एक खाद है, क्या है फुल फॉर्म ईडाई का? भाई तू छोड़ के, शायद से दिख ही रहा होगा वहां पे। तो देखिए क्या हुआ है। अब इसमें क्या हो जाता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है पर्टिकुलरली। ओके, तो extends IFRS 17 deadline to financial year 27, aims to give ample time to close मतलब कंपनीज होता है। ओके, तो न्यूज क्या थी कि इंश्योरेंस सेक्टर मतलब ये जो है ना ईडाई अपना, तो उसने डेडलाइन बढ़ा दिया। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड होता है। अब क्या होता है पर्टिकुलरली, अब ये आपको ऐसा लगता होगा कि ये फालतू चीजें क्यों चलती रहती है कि भाई कोई ना कोई स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है, कोई ना कोई चीज लाई जाती है ना। तो मोर और लेस ये अपने डे टू डे लाइफ का ही पार्ट है। जैसे अभी विपुल सर आए थे, उन्होंने बता दिया कि कोई फीस पे करना है, तो वो एक इंटीमेशन है कि वो दे रहे हैं कि भाई पर्टिकुलरली ये न्यूज है, ये देना था उसे। तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड डिफाइन होंगे कि इस वे से आप अप्रोच करिएगा स्टूडेंट्स को। ओके, तो उन्होंने सर थे तभी आए यहाँ पे बताया आपको, थोड़ा और अथॉरिटी लगता है वो चीज़। तो मोर और लेस वैसे ही होता है कि ये भी जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, तो ये ग्रुप बनाते हैं, मतलब फिर बात करते हैं कि भाई कौन सी चीज़ें लानी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं लानी चाहिए। तो पहले आपको ये भी लगता होगा कि यार ये सब लोग जो है ना, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज के लोग ये मिलके क्यों इन चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं, है ना। ऐसा भी लग सकता है कि भाई इतने लोग ग्रुप में आके क्यों स्टैंडर्ड बना रहे हैं, है ना। तो ये इसलिए होता है क्योंकि अभी ग्लोबलाइजेशन का जमाना है। मैंने आपको 1991 में बताया था कि मतलब जब पढ़ा रहा था 1991 का पार्ट, तो ग्लोबलाइजेशन एलपीजी रिफॉर्म्स वगैरह आए, उसकी वजह से क्या हो गया, बहुत सारी कंट्रीज एक दूसरे से जुड़ चुकी है। मतलब रशिया और जो वॉर चल रहा है यूक्रेन का, ये सब चीजें चल रही है। तो ये बहुत लोग ज्यादा इन्वॉल्व क्यों हो रहे हैं आपको पता है वहां पे। मैं ज्यादा इंटरनेशनल बैकग्राउंड नहीं बताऊंगा, पर वहां से अपने को फर्टिलाइजर्स मिलते हैं, वीट मिलता है, बहुत लोगों को वीट मिलता है, मतलब गेहूं वगैरह बाकी सब चीजें, सोयाबीन वगैरह भी वहाँ पे बहुत सारी चीजें होती है। और फर्टिलाइजर भी अपने यहाँ भी वहां से बुलाया जाता है। तो अब क्या हो गया, मैं क्या बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी कंट्रीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इंटरलिंकेजेस डेवलप हो गए। जैसे और इसको मतलब और अच्छे से बताने के लिए मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि पहले राजा महाराजा बहुत बहुत ज्यादा शादियां करा करते थे। ओके, है ना। मैं को तुम्हारे लेवल पे ही आना पड़ता फिर ही चीजें जाती। तुम्हारे को अगर इंटरनेशनल रिलेशन की बातें बताओ तो फिर वो ऐसा हो जाता है कि अरे सर मत करो यार। तो देखो पहले राजा महाराजा लोग बहुत ज्यादा शादियां करते थे, तो उसका एक रीजन ये भी होता था कि उन देशों मतलब जहां जहां उनकी शादियां हो रही है वहां पे लिंकेजेस बन गए हैं। तो फिर वो उसी पे आक्रमण नहीं करेंगे ना एट द एंड, जहाँ पे बहन बेटी ब्याही है उनकी, वहीं पे झगड़ा करने नहीं जाएगा आदमी कि भाई इसी को मारना है करके। तो वैसे ही होता है कि ये जो इंटरलिंकेजेस डेवलप हो गई है ना ग्लोबलाइजेशन की वजह से, तो इसलिए क्या होता है बहुत सारे लोग मिलके बहुत सारी पॉलिसीज लाते हैं, बहुत सारी चीजें चलती है एट दी एंड। तो अभी क्या हो गया, ईडाई ने क्या करा कि उसने जो डेडलाइन था कंपनीज के लिए, इंश्योरेंस सेक्टर वगैरह के लिए, वो डेडलाइन बढ़ा दिया। किस चीज का डेडलाइन बढ़ा दिया? जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड होते हैं, स्टैंडर्ड्स मतलब रूल्स होंगे, वो कंपनीज को फॉलो करना पड़ते होंगे। तो वो अभी अभी क्या हो गया था कि 2025 तक वगैरह भाई कर दो, पर अब वो डेट बढ़ा दी गई है, 2027 कर दी गई है। पर अब क्या होता है, आईबीपीएस वगैरह या फिर कोई भी बैंकिंग एग्जाम क्वेश्चन क्या पूछती है आपको कि भाई ईडाई ने ये जो आईएफआरएस है स्टैंडर्ड वो कब एक्सेप्ट करने वाली है। अभी मैं कितना भी चिल्ला चिल्ला के आपको बता दूं कि 2027 है, आप भूलोगे।
और एग्जाम प्रेशर में और ज्यादा प्रेशर होता है और ज्यादा भूलने के चांसेस हो जाते हैं। तो मैंने इसको एक सिंपल वे में डिफाइन किया है कि भाई ऐसा कंसिडर कीजिए कि IFRS 17 एक लड़का है, ओके, और ये जो ईडाई है ना अपनी, वो एक लड़की है। तो उसने 2 साल बाद की डेट दी उसको, डेट पे जाने के लिए। तो अब शायद ये चीज एकदम दिमाग में जाएंगी कि भाई ईडाई ने 2 साल बाद की डेट दी है IFRS लागू करने के लिए। तो ऐसा है। तो ये शॉर्टकट्स होते हैं। मैं कितना भी वो लीनियर वे में चढ़ा, मतलब बता दूं आपको, दिमाग में नहीं जाने वाला। पर ये वे में मैं 100% बता सकता हूँ कि 2 लोगों को तभी यहाँ से क्लास के बाहर जाते जाते ये चीज याद रखी जाएगी कि भाई ईडाई को 2 साल बाद की डेट मिली है बाहर, मतलब वही जो डेट पे जाने वाले थे FIRS के साथ में, तो 2 साल बाद की डेट मिली है, ओके। तो इस वे में इस चीज को याद रखिएगा। तो फिर मैंने बताया कि भाई IFRS एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, मोर और लेस ऐसी बात है। बाद में रिपोर्टिंग, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ये सब चीजें हैं, ओके। अब मोर और लेस हेडलाइन से और उसके मेन कीवर्ड से ये न्यूज डिफाइन हो जाती है और आपको उतना ही मोर और लेस याद रखना पड़ता है। पर अब इसके नीचे एक और चीज आती है कि भाई इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ओके, एडाई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। या फिर सेकंड चीज आ सकती है कि भाई उसका जो MD या CEO है उसका नाम क्या है। तो बहुत सारे क्लास वाले क्या होते हैं, या फिर टैगलाइन क्या है वगैरह ऐसा भी रहता है बहुत जगहों पे। तो कुछ कुछ क्लास वाले क्या करते हैं, एक लीनियर वे में पूरे लोगों के हेडक्वार्टर वगैरह सब पढ़ा देते हैं और फिर वो ऐसा टेबल बनाते हैं और वो ऐसा बना हुआ होता है डेटा, मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन आपने पढ़ा होगा, उस हिसाब से वो डेटा होता है और उस हिसाब से रटने को बोल देते हैं। पर मुझे वो कहाँ ना कहाँ ठीक नहीं लगता है। तो फिर अभी मैंने आपको बताया, तो फिर मेरा थोड़ा टेक्निक अलग है, हेडक्वार्टर और MD और CEO रट्टा मारने का। देखिए आपके साथ कितना सही जाता है वो। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, मैंने आपको बता दिया। लाइबिलिटीज, एसेट्स वगैरह ये सब चीजें वगैरह, थोड़ा और एफिशिएंसी बढ़ेगी वगैरह। तो अभी इसमें क्या दिया है कि हेडक्वार्टर है उसका हैदराबाद तेलंगाना में, और उसका चेयरमैन है देबशीष पांडा, और वो इस्टेब्लिश हुआ है 1999। तो मेरे पास एक शॉर्ट ट्रिक है इसको रट्टा मारने के लिए। सबने यहाँ पे कुंफू पांडा मूवी देखा होगा, है ना। तो फिर ऐसा याद रखिए, ये देबशीष पांडा है ना एट दी एंड। तो मैंने इसके लिए ऐसा बनाया कि भाई कुंफू पांडा AK देबशीष पांडा को इंश्योरेंस सेक्टर का हेड बना दिया है। अब वो पांडा और इंश्योरेंस कैसे लिंकेज है ना। तो आपने उस, अगर आपने वो मूवी देखा है कुंफू पांडा, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे वो चीजें तोड़ता है, ओके। मतलब बहुत पॉट तोड़ेगा या कुछ ना कुछ तोड़ते फोड़ते वगैरह, उसकी फाइटिंग वगैरह सब चलती है। तो एट दी एंड उसको इंश्योरेंस रखना पड़ेगा उस चीजों का, नहीं तो उसके बहुत सारे पैसे चले जाएंगे। तो मैंने ये कंटेक्ट से इस चीज को कनेक्ट किया और उस हिसाब से मैंने इस चीज को रट्टा मारा कि भाई कुंफू पांडा है जो चेयरमैन है इंश्योरेंस सेक्टर का। और फिर अब ये भी आता है दिमाग में कि यार हेडक्वार्टर कैसे याद रखेगा। तो फिर मैंने इसके लिए एक नई मतलब थोड़ा और दिमाग लगाया कि पांडा जी चार मीनार के बाजू में रहते हैं। तो फिर हैदराबाद, चार मीनार तो पता है ना कहाँ पे, हैदराबाद में, इतना तो पता होगा एट दी एंड। तो फिर आपको हेडक्वार्टर पता चल जाएगा कि हेडक्वार्टर वहां पे। तो मोर और लेस ये इसका रीजन है। तो इस पे से आपको हेडक्वार्टर भी याद रहेगा, आपको उसका MD और CEO भी याद रहेगा स्टोरी के हिसाब से, और बार बार रटना नहीं पड़ेगा आपको अगर आपने ये स्टोरी पता है तो। जैसे अभी CGM का कितना है, मतलब कितने नंबर ऑफ CGM है अपने इंडिया में, 144 आपको याद है। या फिर मैंने आपको बताया कि भाई ईडा कितने साल बाद की डेट दी है, 2 साल बाद की डेट दी है। तो मोर और लेस ये चीजें याद रखेंगी। और मैंने ये मेरे लेवल पे कोई भी क्लास में नहीं देखा है। तो क्लास खत्म होने के बाद बताना कि ठीक है या फिर बहुत ही ज्यादा वल्गर हो रहा है, थोड़ी चीजें मेरे को भी पता नहीं है कितना जा रहा है कितना नहीं जा रहा है। तो अभी एक नई न्यूज है कि भाई इंडियन ओवरसीज बैंक है, नाम इसका थोड़ा देखिएगा कि इंडियन ओवरसीज बैंक है, पर ये बाहर इसके ब्रांचेस वगैरह होंगे नहीं होंगे वो बात अलग हो गई। पर महिला सक्षम नाम की एक स्कीम उन्होंने लाई है जो वुमेन एंट्रप्रेन्योर्स जो होते हैं उनको सक्षम करती है। तो अब इससे अगर क्वेश्चन पूछा गया तो मोर और लेस ये पूछा जाएगा कि महिला सक्षम में कितना क्रेडिट दिया जाता है। सेल्फ हेल्प मतलब वो जो वुमेन्स है ना जिनको एंट्रप्रेन्योर बना रहा है, एंट्रप्रेन्योर मतलब पता है ना आपको क्या होता है। हाँ,
तो एंटरप्रेन्योर जिनको बनाना है तो वो सेल्फ हेल्प ग्रुप का पार्ट है। ओके, ऐसे जिन नाम सुना होगा आपने, सेल्फ हेल्प ग्रुप का नाम तो सुना ही होगा ना। बहुत सारे लोग आप गांव में से हो वगैरह, तो वहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत ज्यादा एक्टिव है रूट लेवल्स पे वगैरह। तो ये न्यूज क्या है पर्टिकुलरली कि इंडियन ओवरसीज बैंक ने, या फिर सेकंड न्यूज आ सकती है कि भाई महिला सक्षम नाम की स्कीम किस बैंक ने लागू की है करके, ये एक क्वेश्चन बन सकता है पेपर में। पर अब ये इतना इजी नहीं है कि ये याद ही रहेगा, तो इसके लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक है मेरे पास में कि भाई टू फाइनेंस इंडिविजुअल वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अंडर दीनदयाल। अब ये जो है ना दीनदयाल अंत्योदय योजना, मोर और लेस, मैं यहाँ पे पॉलिटिक्स वगैरह की बात करता हूँ पर मेरा कोई भी पॉलिटिक्स से इतना लिंकेजेस नहीं है, पर मेरा ऐसा बोलना है कि दीनदयाल इसलिए नाम दिया गया क्योंकि बीजेपी रिलेटेड है बहुत सारा। दीनदयाल एक बहुत अच्छे लीडर थे बीजेपी के। ओके, तो इसलिए ये स्कीम लाई गई थी उनके टाइम पे, मतलब नाम चेंज किया गया है। ये एट दी एंड ये करती है कि भाई जो रूरल एरियाज में लाइवलीहुड है ना वो प्रोवाइड करती है। तो अब ये चीज याद कैसे रहेगी कि भाई महिला सक्षम इंडियन ओवरसीज बैंक ने लाया था। तो मैंने इसके लिए ट्रिक निकाला था कि भाई अब हमसे संभाली नहीं जा रही महिलाएं, उनके लिए सक्षम हम नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर बाहर वालों की मदद लेकर महिलाओं को सक्षम किया जा रहा है। ऐसा मोर और लेस मैंने इसको याद रखने के लिए किया था कि भाई बाहर वाला इंडियन ओवरसीज बैंक है ना, ओवरसीज एट दी एंड वो इधर ही है, तमिलनाडु में ही है। पर मैंने ओवरसीज पे से ये दिमाग लगाया कि भाई इंडियन ओवरसीज बैंक है मतलब बाहर की बैंक है, मतलब हमसे खुद से संभाली नहीं जा रही चीजें, उनको इंडिपेंडेंट बनाना हम अभी भी 1,500 रुपये देके सक्षम करना चाहते हैं। तो तो इसलिए हमने महिला सक्षम के लिए ओवरसीज बैंक ने कुछ ना कुछ लाया कि भाई वो कुछ कॉन्क्रीट वे में चीजें चला रहे हैं। तो उसपे से ये चीज याद रहेगी मेरे हिसाब से आप लोगों को। तो इसमें क्या हो रहा है, 10 लाख का क्रेडिट मिलेगा वुमेन्स को कि भाई कुछ बिजनेस स्टैब्लिश करने वगैरह के लिए। और एक बात की, ये लखपति दीदी नाम की एक योजना थी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की, तो उसी का पार्ट है ये सक्षम वाला। ओके, तो मे बी, और इसमें करना क्या चाहते हैं पर्टिकुलरली पता है क्या, कि जो महिलाओं का इनकम है ना साल का, वो 1 लाख तक ले जाना चाहते हैं। ओके, मैंने देखा है कि जो वुमेन्स मतलब ऐसे खेती वगैरह में काम करती है ना, उनका इनकम बहुत कम होता है। अभी अभी थोड़ा फर्क पड़ा है क्योंकि फिर MG नरेगा आया है या फिर बाकी चीजें आई है, 1,500 रुपये मिल रहे हैं वगैरह सब चीजें, वो अलग हो गई। पर एट दी एंड उस वजह से फिर क्या हो गया, इनका इनकम एटलीस्ट 1 लाख तक चले जाए, 1 लाख तक, इसलिए ये स्कीम लाई गई है। और इसमें कितने मिलते हैं, 10 लाख रुपए मिलते हैं। तो आपने, मैंने फिर हेरा फेरी का डायलॉग बहुत बार बोलता हूँ कि एक का डबल, तो ये एक का 10 गुना देना चाहते हैं। तो उस वजह से इस चीज को याद रखिए कि भाई एक का 10 गुना मतलब फिर वो 10:1 का रेशियो है, इस वजह से याद रखिए। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये हेडक्वार्टर चेन्नई में, तमिलनाडु में, और इसका MD CEO अजय कुमार श्रीवास्तव है, और टैगलाइन इसकी गुड पीपल टू ग्रो विद है। ओके, तो मैंने मतलब याद रखने के लिए मैंने ऐसे रखा। मैंने थोड़ा सा इसकी ओरिजिन देखा कि इंडियन ओवरसीज बैंक आई क्यों थी। तो ये तमिलनाडु में इसलिए लाई गई थी क्योंकि ये वो टाइम पे ब्रिटिशर्स के टाइम पे इसका जो इस्टेब्लिश करने वाला है वो सोच रहा था कि जो ट्रेड हो रहा है, ओके, उसके लिए वो एक मीडियम एक्ट करे एज अ बैंक बोल के, जिससे वो ओवरसीज जो ट्रेड हो रहा है उस वजह से जो बैंक है, मैंने आपको बैंक का इंपॉर्टेंस बताया था कि भाई बैंक कैसे काम करता है एक सर्विसेज देने के हिसाब से बाहर के लोगों को भी और अपने अंदर के लोगों को भी एज अ मिडल मैन। तो उस हिसाब से ही ये तमिलनाडु में लाई गई थी। मतलब ऐसा सोचो कि भाई उसका जो फाउंडर है वो तमिलनाडु में रह के ये सोच रहा था वो पॉइंट पे कि भाई ऐसी कोई बैंक होनी चाहिए जो ट्रेड मतलब जो चीज है वो ट्रेड बराबर हो सके और एक सर्विस वो प्रोवाइड कर सके। तो उस वजह से तमिलनाडु, ऐसा याद रखना ब्रॉडली। और फिर इसका MD और CEO, अब कभी ऐसा बहुतों को लग रहा होगा कि यार MD CEO हर बार थोड़ी ना पूछे जाने वाले हैं, पर इसका न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिसका न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, तो उसका MD और CEO आपको याद रहना थोड़ा सही ऑप्शन रहता है। तो इसका जैसे है अजय कुमार श्रीवास्तव, यहाँ पे बहुत लोगों ने राजीव श्रीवास्तव का नाम सुना ही होगा, है ना। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि जब आपके पास पैसे नहीं हो ना, मतलब ब्रॉडली बता रहा हूँ, जब आपके साथ पैसे नहीं हो तो आप अपने दोस्त जिसके पास पैसे होते हैं उसके साथ खाना खाने को जाते हैं। तो मैं वही बता रहा हूँ कि जब मेरे को किसी चीज के बारे में कुछ नहीं पता, मेरे को इस बंदे के बारे में कुछ नहीं पता अजय कुमार श्रीवास्तव के बारे में, पर मेरे को राजीव श्रीवास्तव के बारे में पता है कि भाई वो एक कॉमेडियन था करके।
हाँ, राजीव भी है ना वो, क्या राजू है? अच्छा ओके ठीक है, मैं बाय मिस्टेक। तो राजू श्रीवास्तव है, मतलब एट द एंड उसका जो सरनेम है वो राजू श्रीवास्तव, मतलब श्रीवास्तव है। अब कोई भी कितना भी होशियार हो जाए, ये वैसे भी बहुत ज्यादा फैक्चुअल वाला क्वेश्चन है, तो एकदम सरनेम सेम रख के कोई नाम बदलने वाला नहीं है। ऑप्शंस में आएंगे तो श्रीवास्तव तो कम से कम याद ही रहेगा। जैसे मेरा सरनेम मिश्रा है, मेरे बहुत सारे दोस्तों को मेरा नाम ही याद नहीं रहता है, ऋषभ है करके, उनको मिश्रा याद रहता है, क्योंकि मूवीज वगैरह में मिश्रा नाम बहुत ज्यादा चला है कि भाई दे दनादन वगैरह वगैरह मूवीज में। तो मोरलेस वही है कि भाई अगर आपको श्रीवास्तव भी याद रह गया इंडियन ओवरसीज बैंक के लिए, तो आप ये आंसर मार्क कर दोगे कि भाई इंडियन ओवरसीज बैंक का एमडी और सीईओ श्रीवास्तव ही था करके। ओके। और अब वो हमने सुना है, हमें पता है कि भाई जिसकी भी आदमी की डेथ हो जाती है ना, तो हम ऐसे ही बोलते हैं कि भला आदमी था, है ना, अच्छा आदमी था। तो अगर टैगलाइन खुदा ना खास्ता आपको अगर पूछी ली गई, तो आपके पास है कि भाई राजू श्रीवास्तव, चल वैसे मतलब बहुत सैड न्यूज है, पर मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, तो फिर टैगलाइन है गुड पीपल टू ग्रो विद। गुड पीपल जिसकी डेथ हो जाती है, हम ऐसे ही मानते हैं कि वो बहुत आखिरी में उसने कुछ भी करा हो, पर हम यही मानते हैं कि वो अच्छा आदमी था करके। तो मोरलेस इस हिसाब से इस चीज को याद रखिएगा। तो अब थोड़ा सोने के बारे में बात करेंगे कि भाई सोने का क्या करा है आरबीआई ने। ओके। तो मेरे हिसाब से आपको सोने के रेट मेरे से अच्छे से पता है, मैंने पिछले क्लास में देखा है, एकदम 1 रुपए भी इधर उधर नहीं, बराबर पता था आपको। तो ये नेक्स्ट न्यूज है, आरबीआई ने क्या किया कि भाई दिवाली मिशन था उसका, दिवाली के टाइम पे ही उसने क्या करा, जैसे अपने इधर वो एक टाइम कौन सा होता है वो, एक जहाँ पे सोना वगैरह लिया जाता है, धनतेरस। तो आरबीआई ने भी अपना धनतेरस मनाया है अभी दिवाली के पहले पहले में। तो कैसे मनाया वो देखते हैं। उसने जो 102 टन इंग्लैंड के पास उसका सोना था ना, वो बुला लिया वापस, सीक्रेटली बुलाया होगा, नहीं तो फिर वो उससे पता है कि वो तीसमार खान जैसा सोने की चोरी वगैरह कुछ ना कुछ हो जाए, भरोसा नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऐसा सबको बता के थोड़ी ना करेंगे कि भाई हम सोना बुला रहे करके। 102 किलो टन, मतलब टन सोना है वो, 102 किलो, 102 टन है वो, बाप रे। तो फिर वो इंग्लैंड से बुला दिया गया। तो मेरी क्यूरियोसिटी इस चीज पे अड़ चुकी थी कि भाई पहले तो इंग्लैंड में भेजा क्यों, है ना, सोना इंग्लैंड में भेजा क्यों, तो उसका भी रीजन है। और बाद में बुलाया क्यों, उसका भी एक रीजन है, और वो बुलाया क्यों है उसके रीजन पे से शायद क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि इंडिया के पास में एट प्रेजेंट कितना सोना है। ओके। तो 19 अक्टूबर, मतलब 29 23 अक्टूबर को इसने क्या किया, 102 टन सोना बुला लिया। ओके। तो अभी जो उन्होंने 43rd हाफ ईयरली रिपोर्ट जो लाई है, उसमें ये बताया गया कि भाई आरबीआई के पास में कुल सोना 854 है। ओके। 854 मेट्रिक टन ऑफ गोल्ड है आरबीआई के पास। और अब ये नंबर याद कैसे रहेगा। ओके। 844 का मेरे पास कोई लिंकेज नहीं था, तो मैंने ऐसा लगाया 150 रुपये देगा वो, तो सुना ही होगा फिर हेरा फेरी। तो ये 1000 रुपये से 150 रुपये कम है। ओके। तो मोर और लेस ऐसा याद रखो कि 1000 को सिर्फ 150 रुपये कम है। तो उस हिसाब से आपको शायद ये याद रह जाएगा कि 843 54 मेट्रिक टन ऑफ गोल्ड आरबीआई के पास में है खुद का। और उसमें से 510 जो मेट्रिक टन है वो खुद के पास रखता है, डोमेस्टिकली है, यहाँ पे ही है। जैसे आपने मनी हेस्ट देखा होगा, है ना, वहाँ पे सोना था उनका बैंक का, वो जो चुराया गया था। ओके। मनी हेस्ट देखा है ना यहाँ पे बहुतों ने, नहीं देखा होगा तो भाई बहुतों ने बहुत कुछ मिस किया है, देख लो भाई, बहुत सही है। तो फिर वो मनी हेस्ट में सोना चुराने का कार्यक्रम चलता है। ओके। तो हर मतलब जो सेंट्रल बैंक होती है या फिर कोई भी एक देश होता है उसका सोना होता है। तो वैसे ही ये इसका भी 844 सोना है, उसमें से 510 इसके खुद के पास में है, और 324 इसने बाहर भेजा है, मतलब उसमें से बैंक ऑफ इंग्लैंड एक है और बीआईएस एक है। मैं इसका रीजन बताने वाला हूँ क्यों इंग्लैंड के पास ही क्यों भेजा है करके। ओके। और 20 मेट्रिक टन जो है ना, वो हेल्ड इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड डिपॉजिट करके रखा है। ओके। अब ये ऐसे ही बताया गया है कि 214 टन पहले भी बुलाया गया था 2022 में। तो आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि भाई हमारा सोना अगर वहां पे सेफ था पहले तो भेजा क्यों। ओके। इंग्लैंड भेजा क्यों। ओके। क्योंकि हमारी इंग्लैंड के साथ बहुत अच्छी पहले से पहचान है कि भाई वो क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते। तो पहले तो भेजा क्यों है इंग्लैंड में, और दूसरा अगर भेजा गया है तो वापस लाया क्यों गया है।
तो दोनों के रीजन है। तो अभी क्या हो गया है, जो टोटल मैंने आपको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बताया था कि अपने इंडिया का हर एक देश का एक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मतलब कि भाई फॉरेन में अगर आपको ट्रेड करना है, फॉरेन का कोई गुड बुलाना है या फिर चीजें करनी है, तो आप क्या करोगे, उनको कुछ ना कुछ पैसे दोगे मतलब। तो फिर अभी अपने रुपये नहीं लेने वाले, वो गोल्ड में बात करेंगे या फिर डॉलर में बात करेंगे, क्योंकि उसकी अहमियत है इंटरनेशनल या फिर ग्लोबल लेवल पे। तो अब कौन डॉलर रखे, क्योंकि डॉलर के रेट भी कम ज्यादा होते रहते हैं। तो इनका सही था कि भाई गोल्ड में रखा जाए। इनकी मैंने आपको पिछले बार भी एग्जांपल दिया था, अपनी मम्मी बहुत होशियार है, वो भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, और ये भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट ज्यादा, ग्लोबल लेवल पे भी यही चलन है। तो फिर अभी क्या हो गया कि जो अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, उसमें पहले 8.15% ही था गोल्ड का वैल्यू, कि भाई जो भी अपने पास फॉरेन रिजर्व है 100%, उसमें से सिर्फ 8.15 समथिंग वो गोल्ड में था, गोल्ड के वैल्यू में था। पर अब वो बढ़ गया है, 9.32% हो गया है। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि एकदम से कैसे बढ़ गया। 1% मतलब बहुत बड़ी चीज होती है एकदम से बढ़ना बोले तो क्या हो गया था, अभी ट्रेड मतलब जो चल रहा है इंटरनेशनल लेवल पे चीजें, रशिया और यूक्रेन का फाइट चल रहा है, बाद में इसराइल भी लगा हुआ है आजू बाजू के देशों के साथ में, उसका भी चीजें चल रही है। तो चाइना भी अलग ही चीजें चला रहा है एट दी एंड इंटरनेशनल लेवल पे। तो फिर एक इंस्टेबिलिटी है इंटरनेशनल लेवल पे। उनको पता नहीं, क्योंकि चाइना भी एक सुपर हेजिमोनी बनना चाहता है, सुपर पावर बनना चाहता है, और यूएसए भी उसके रेस में है। तो इसलिए क्या हो गया है कि भाई अब ये अगर वॉर भड़क गया, तो ये तो अपना डॉलर विलर की भी अहमियत नहीं रखेंगे एक पॉइंट के बाद। डायरेक्ट चाइना का कौन सी करेंसी है, चाइना की युआन है ना। तो फिर अब उसके अगर सपोज करो यूएसए थोड़ा बहुत कोलैप्स हो गया और चाइना अगर वर्चस्व में आ गया, तो युआन का वैल्यू होगा कुछ ना कुछ, युआन के नाम मतलब युआन चलेगा इंटरनेशनल लेवल पे। तो फिर अब ये इन्होंने धीरे धीरे क्या करके कर रहे हैं, ये गोल्ड की जो फॉरेन एक्सचेंज का अपना मर्यादा है वो बढ़ाते जा रहे हैं। इसलिए भी फिर उन्होंने सोना बाहर से अपने इधर बुला लिया गया है। और पहले तो अभी शशिकांत दास वगैरह ये चीजें मैंने आपको बताया कि ये है, ये रिपीट होते जाएंगे, इसको देख लेना आपने। तो पहले तो मैंने आपको अब पहला क्वेश्चन मैंने बता दिया कि भाई पहले तो सोना बुलाया क्यों गया है, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में अपनी उसकी अहमियत बढ़ गई है। वो अहमियत कितनी बढ़ गई है, 9.52, वो भी याद रखना पड़ेगा आपको। तो उतना याद रखना। तो ये पहले, हाँ पहले इंग्लैंड में भेजा क्यों था, तो ये इसलिए भेजा था क्योंकि एक बुलियन मार्केट जो है, आपको पता है सोने को बुलियन बोला जाता है, मतलब उसके जो छोटे छोटे बिस्किट होते हैं ना, उसको बुलियन बोला जाता है। तो उसका जो मार्केट है ट्रेड करने का, जैसे शेयर्स ट्रेड होते हैं ना, वैसे फिर ये भी ट्रेड होता है सोना वगैरह, सिक्योरिटीज पेपर के नाम पे वगैरह। तो ये इसका जो मार्केट है, अब ये शेयर मार्केट वगैरह तो हर देश का अपना अपना है, पर जो गोल्ड का है मेन, वो इंग्लैंड के पास में है। तो इसलिए ये बुलियन मार्केट लंदन में होने की वजह से अपन ने अपना सोना उधर भेजा था। ये इसका रीजन है मोरल। तो ये भी न्यूज खत्म हो चुकी है। तो हम नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। एक सेकेंड ना। अभी तक समझ में आ रहा है ना चीजें कि कैसे चल रही है, कैसे नहीं? ये शायद गर्मी हो ही रही होगी, तो पंखा लगा दीजिए, चलता होगा तो। ऊपर ऊपर। अ, तो नेक्स्ट न्यूज देखते हैं कि पर्टिकुलरली क्या है। ओके। ये जो अभी जा रहा है, चीजें आ रही है ना ध्यान में, फैक्चुअल याद रह रहा है ना चीजें। ओके। तो अभी क्या हो गया, यूपीआई ट्रांजैक्शन, एक यूपीआई वाली न्यूज है, वो देखते हैं कि पर्टिकुलरली क्या है। आप भी पानी पी लो तब तक। तो चलो, हो गया पानी पीना। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं कि पर्टिकुलरली क्या है। तो यूपीआई ने क्या किया है, यूपीआई का फुल फॉर्म आपको पता है, एक भाई ने पहले ही बताया क्लास स्टार्टिंग होने के पहले। तो एक है, एक न्यूज है कि पर्टिकुलरली जो यूपीआई का रिकॉर्ड है, पहले वो थोड़ा कम था सितंबर महीने वगैरह में,
तो अभी क्या हो गया है कि 16.58 बिलियन ट्रांजेक्शन हुए अब, और वो कितने वर्थ है, 23 ट्रिलियन है। ओके, इसका एक इस चीज का इंपॉर्टेंस बताते हुए मैं ऐसा बोलना चाहूंगा कि अपनी जो इकोनॉमी है इंडिया की, वो 3.5-4 ट्रिलियन के आसपास है। मतलब एक अपनी इकोनॉमी, कोई भी इकोनॉमी का एक ये होता है कि उसका कितना है भाई, कितने अमाउंट की उसकी इकोनॉमी है। तो हमारी 3.5-4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, और ये 23 ट्रिलियन का ट्रेड हमने एक महीने में कर लिया है, अक्टूबर महीने में, यूपीआई के थ्रू। मतलब ये छोटी चीज नहीं है। अब ये इसलिए भी हुआ होगा क्योंकि दिवाली है अक्टूबर में, दिवाली के बाद में शादियां होती है, तो उसका भी ट्रेड उसी में हुआ होगा। ये भी एक रीजन होगा। और इसमें हो सकता है कि हम जैसे जो लोग हैं, जिनके कैश में मतलब जेब में कैश नहीं होता है बिल्कुल भी, तो हम 2 रुपए के लिए भी, अरे दादा क्यूआर, तो वो वाला कार्यक्रम चलता है। मतलब कल ही मैं तुलसी विवाह था, तो वो ऐसा खोपड़ी टाइप होता है ना, तो मैं यहाँ पे सामने से ले रहा था, तो मैं पे करने गया, यूपीआई का सर्वर बंद था, तो फिर 50 रुपए हुए थे। मेरे को पहली बार लगा हम अपन भिखारी है करते। 50 रुपए नहीं थे मेरे पास, उसने बेचारे ने मेरे लिए 2-3 चीजें की कि भाई तुम इधर पे कर दो, उधर पे कर दो। उसका भी एक एक दिन का ही धंधा है, वो भी क्या करेगा। फिर मैंने दोस्त के इधर गया, फिर उसके पास से 50-100 रुपए लाए, क्योंकि एटीएम कार्ड भी नहीं था पास में। फिर उसको दिए, फिर मतलब मैं मोरलेस ये बताना चाहता हूँ कि धीरे धीरे यूपीआई के ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा अमाउंट में बढ़ते जा रहे हैं। तो उस वजह से अक्टूबर में जो हमने रिकॉर्ड ब्रेक किया है कि भाई साढ़े मतलब 16 बिलियन लोगों का ट्रांजैक्शन, मतलब 16 बिलियन लोगों ने ट्रांजैक्शन किया है। ओके, और ये 23 ट्रिलियन है। तो मे बी इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि जनवरी फरवरी में मोर और लेस एग्जाम्स होंगी, एसबीआई पीओ या क्लर्क का मेंस होगा। ओके, और ये न्यूज अभी अभी की है, 4-5 महीने की। तो अब इसमें अपने को पता होना चाहिए कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या होता है। किसको पता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या है? मतलब यूपीएससी चालू करने से पहले मैं भी यही स्थिति में था, मतलब कोई कुछ बोले, मेरे कोई लेन देन नहीं था कि भाई एनपीसीआई होगा होगा, वो उसके घर का मेरे कोई लेन देन। तो ये हुआ है कि भाई अकॉर्डिंग टू द डाटा शेयर्ड बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यूपीआई हैज सेट अ न्यू रिकॉर्ड इन अक्टूबर 2024। तो एनपीसीआई है क्या? एक नेशनल, अब इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है कि एनपीसीआई मतलब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। ओके, इज एन इंडियन पब्लिक सेक्टर कंपनी दैट ऑपरेट्स रिटेल पेमेंट। रिटेल पेमेंट में जो भी चीजें चल रही है, आधार एनेबल्ड आपने नाम सुना होगा, इमीडिएट पेमेंट का आपने नाम सुना होगा। ओके, तो ये जो भी चीजें रिटेल लेवल पे हो रही है, आपको रिटेल और होलसेल का फर्क पता होगा। कपड़े लेने जाते ही हो तो डिजीलैंड वगैरह, तो वहाँ पे वो होलसेल मार्केट है, सिटी में रिटेल मार्केट है, एक अफवाह है ऐसी। तो फिर उस हिसाब से आपको पता ही है कि रिटेल और होलसेल क्या होता है। तो जो भी रिटेल लेवल पे चीजें चल रही है, रिटेल लेवल पे मतलब एक दूसरे के साथ में हमारे जो ट्रेड हो रहे हैं, तो उसके लिए ये बंदा काम करता है। ये यूपीआई का इन्वेंशन इसने लाया है। ओके, इज एन इनिशिएटिव ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इश्यू ऑफ करेंसी, मैंने आपको बताया था कि आरबीआई वहां होगा ही होगा जहाँ पे करेंसी का क्वेश्चन चल रहा होगा। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन ने एक एक्ट लाया था, मतलब एक एक्ट लाया गया था पार्लियामेंट की तरफ से। एक्ट पार्लियामेंट ही लाती है, जो रूल्स वगैरह है वो पर्टिकुलरली किसके भी हो सकते हैं, एक्ट तो पार्लियामेंट ही लाएगी। तो फिर एक पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट था, 2007 में लाया गया था। उस पे से ये इंस्टीट्यूशन बिल्डअप में आया है, और फिर ये पेमेंट वगैरह के बारे में चीजें देखता है कि कैसे और अच्छे से चीजें चलनी चाहिए करके। तो फिर अब इसने ही यूपीआई लाया है। तो यूपीआई का फुल फॉर्म, मेरा आवाज आ रहा है ना आखिर तक? पहले थोड़ा जल्दी पूछ लिया मैंने, मतलब पर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। ओके, इज एन स्मार्टफोन एप्लीकेशन दैट अलाउ यूजर टू ट्रांसफर मनी बिटवीन बैंक अकाउंट्स वगैरह वगैरह वगैरह। तो मोर और लेस ऐसा है कि पहले क्या होता था, अगर आपको किसी को पैसे ट्रांसफर करना है, तो फिर आपको उसकी पूरी बैंक डिटेल डालना पड़ती थी कि भाई आईएफएससी कोड बता, तेरा अकाउंट नंबर बता, ये सब चीजें चलती थी। या फिर और भी बाकी सब चीजें चलती थी। फिर अब ये यूपीआई क्या करता है, तुम्हारे नंबर से ही अटैच हो जाता है। मतलब जो भी मेरा नंबर है @YBL @पेटीएम करके मेरा एक यूपीआई बन जाएगा, वो मेरा ही होगा एट दी एंड। तो फिर
उससे भी हमारा ट्रेड चलेगा, ये सब चीजें। ओके, मतलब ट्रेड सॉरी, ट्रांजैक्शन चलेगा। ओके, तो वही है कि भाई एलिमिनेट करता है वो इंटर बैंक डिटेल्स वगैरह जो भी चीजें है। तो एट दी एंड जो भी ये चीजें चल रही है ना अभी धीरे धीरे बैंकिंग सर्विसेज वगैरह में, ये आदमी को आईडी करने के लिए खुले हुए हैं कि भाई तुम बैंक डिटेल भी मत डालो, तुम्हारे को एक यूपीआई बना के देते हैं और चीजें चलने दो। एट दी एंड सर्विसेज ऐसी ही चलती है। तो मैंने आपको बताया कि अभी 16.5 लाख हुआ है ट्रांजैक्शन यूपीआई बिलियन वगैरह, और ये 23.5 ट्रिलियन वर्थ का ट्रांजैक्शन हुआ है एक महीने के अंदर। पहले तो पूछेगी नहीं, पर अगर पूछ लिया तो फिर ये आ जाएगा कि भाई 16.5 याद कैसे रखे और 23.5 याद कैसे रखे। ये याद नहीं रहने वाला। किसी को रह जाता होगा तो बहुत ही अच्छा, पर मेरे से तो याद नहीं रह रहा था ये। फिर मैंने क्या करा, मैंने ऐसा सोचा कि 16.5 और 23 के बीच में लगभग 7 साल का गैप है ना। और मोर और लेस सबने 7 साल का शनि सुना है, भाई उसके पीछे 7 साल का शनि लग गया है या 7.5 साल का शनि लग गया है। तो ऐसा सपोज करिए कि 7 साल का शनि है। ओके, तो उस हिसाब से ये चीज याद रखिएगा कि भाई 16 बिलियन, मतलब ऐसा पूछ लिया गया कि भाई 16.5 लाख था क्या, या फिर और उन्होंने 15.5 डाल दिया, 14.5 डाल दिया, क्या पूछ सकते वो उनका उनको पता। तो पर ये याद रहेगा आपको कि भाई 7 साल का गैप है इन दोनों के बीच में। ये वर्थ ऑफ ट्रांजेक्शन है कि भाई इतना ट्रांजेक्शन हुआ था। तो हाँ, तो फिर अरे यार, इच्छा ही नहीं देखी। छोड़, दिख रहा है ना अच्छे से? अबे हाँ तो बोल दिया करो कम से कम। ना तो एकदम क्या पता कहाँ चले जाते। बुद्धा के बाद में मेरे को समझ रहा है अभी बुद्धा ने क्यों निर्वाणा प्राप्त किया है, क्योंकि अपने लोग पहले ही शांत रहते थे। और ज्यादा शांत हो गए उस टाइम पे। तो फिर यही है कि भाई 16.5 लाख और 23 पॉइंट के बीच में 7 लाख, मतलब 7 ऐसा गैप है, ऐसा मोर और लेस याद रखना। तो यही है कि फिर अब ये बताया गया कि भाई यूपीआई से कितने पेमेंट हुए हैं, या फिर आगे उसने थोड़ा सा और भी इस चीज को मतलब बढ़ाने की कोशिश की गई कि भाई आधार एनेबल पेमेंट कितने हुए थे, फास्टैग पेमेंट कितने हुए थे। आपको पता है बहुत सारे हमारे दोस्त पुणे में ही रहते हैं, तो वो इधर आए हैं। कुछ कुछ लोग प्राइवेट कार से आए होंगे, इसलिए भी यूपीआई ट्रांजेक्शन मतलब जो फास्टैग वगैरह है वो चीज़ें बढ़ाई गई है। इंडियन इकोनॉमी में मेजर चीज़ है शादी, और जो ये चीज़ें चलती है ना शॉपिंग वगैरह, शादी वगैरह में ये बहुत बड़ा बिजनेस है। तो वो जब आता है ना, जैसे अभी शादी भी आ गई या कोई फेस्टिवल आ गया, तो एट दी एंड यूपीआई का ट्रांजेक्शन बढ़ते जाएगा। तो कोई बड़ी बात नहीं कि ये इसके बाद भी और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पापा वगैरह अभी यूपीआई यूज़ करना चालू कर दिया है। पर बहुत लोग कैश भी इस्तेमाल करते होंगे, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई इतना ये रीच हो गया करके। अब ये हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है वगैरह, ये सब चीज़ें याद रखिएगा। मैंने इसको मिस आउट कर दिया कि ये अजय कुमार चौधरी का शॉर्टकट नहीं बनाया मैंने। तो इसको थोड़ा देख लेंगे अगले बार, अगर मेरे को कुछ मिला तो, या फिर आप भी कुछ ढूंढ लीजिएगा। कुछ ना कुछ तो बना ही लेते होंगे आप। हाँ, तो ये अब एक नई न्यूज़ है, हम उसको देखते हैं कि वो क्या है पर्टिकुलर। जाने दे यार। हाँ, एक नई न्यूज़ है। उसकी हेडलाइन ऐसी है कि भाई मिंटो पार्टनरशिप विद एक्सिस बैंक टू इनेबल स्मॉल मीडियम enterprises with a host of merchant payment and business solutions। तो मिंटो एक ऐसी कंपनी, ओके, वो क्या करती है एट दी एंड, जो एक डिजिटल पेमेंट है बैंक्स के बीच में मतलब स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का आपने नाम सुना होगा। तो आपने दुकानों में देखे हैं ना वो ऐसे सामने ऐसा क्या बोलते हैं, कार्ड स्क्रैच करने के लिए मशीन्स रखी गई है वगैरह वगैरह। और बहुत सारे सॉफ्टवेयर धीरे धीरे मार्केट में आने वाले हैं, सिर्फ यूपीआई नहीं और बहुत सारी चीजें आने वाली है। तो ये पर्टिकुलरली एक पार्टनरशिप है मिंटो और एक्सिस बैंक के बीच में, कि जिससे वो क्या करना चाहते हैं, जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है ना, तो उनका जो मर्चेंट पेमेंट है, मर्चेंट मतलब ट्रेडर या फिर ऐसा मीनिंग होता है उसका एक मोर और लेस। तो उनके बीच में एक सुविधाजनक चीजें चले, वो उसका मीनिंग है। ओके,
मेरे को पता है मिंटोक का नाम, मतलब मिंटोक सबको याद नहीं रहने वाला, और क्वेश्चन ऐसा आएगा कि भाई मिंटोक मतलब एक्सिस बैंक ने किसके साथ मिलके ये चीज की है, या फिर कौन से ऐसे दो लोग हैं जिनकी दोनों की पार्टनरशिप मिलके ये काम हुआ है। तो मैंने इसका भी एक कीवर्ड नीचे लिखा है, तो देखते हैं क्या होता है। तो ये क्या होगा, एक डिजिटल पेमेंट बढ़ने को ना भाई लोगों की तरफ से, इसलिए फिर ये चीज लाई गई है। तो एक मिंटोक नाम का है, उसने एक भाई मतलब अ, दिख गया क्या? अच्छा। तो तो यही है कि भाई क्या बोलते हैं, ह्यूमर जो रहता ना वो बहुत टाइम तक याद रहता है। यहाँ पे बहुत लोगों को जाकिर खान ने पिछले जन्म में भी अगर कुछ बोला होगा तो वो याद रहता है, क्योंकि वो बोलता ही ऐसे ही है कि भाई उसकी, आपने सुना होगा उसका वीडियो, वो दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड उसका, है ना? या फिर उसके पापा वाला वीडियो देखा होगा आपने कि भाई सख्त लौंडा ये वो सब चीजें, ऐसा सब चीजें है। तो वो याद रहता है, ह्यूमर का एक पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा रहता है कि चीजें लॉन्ग टर्म तक आपको याद रहते हैं। उसने उसके पापा के बारे में शायद से ये भी बोला था कि भाई, कुछ तो बोला था यार, याद नहीं आ रहा आपको। तो तो क्या हो गया कि भाई ये कोलैबोरेशन है एक्सिस बैंक के बीच में और मिंटोक के बीच में। तो इससे क्या हो जाएगा, एक्सिस बैंक को जो व्हाइट लेबल मोबाइल सैस प्लेटफॉर्म है, ये सैस प्लेटफॉर्म मतलब क्या होता है पता है क्या? कि भाई सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर ये नाम सुना होगा, हमारे मोबाइल में सॉफ्टवेयर मतलब कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर वगैरह रहते हैं, मोबाइल में भी सॉफ्टवेयर, एंड्रॉइड का सॉफ्टवेयर, एप्पल का सॉफ्टवेयर वगैरह, जो इंटरफेस हमारे इधर काम करता है। तो वो वही है कि भाई जो मिंटो की व्हाइट लेबल मोबाइल जो प्लेटफॉर्म है ना, उसकी जो सर्विसेज है, ये सैस प्लेटफॉर्म की एज अ सॉफ्टवेयर की, वो अब एक्सिस बैंक यूज कर सकती है। मतलब ऐसा है, अगर ये ऐसा ध्यान में नहीं आ रहा है तो ऐसा याद रखिए कि आपके दोस्त के पास अच्छी गाड़ी है, आपने अगर उसके साथ दोस्ती कर ली तो वो आपको वो गाड़ी चलाने दे सकता है। तो वैसे ही है कि अब ये मिंटोक ने, मतलब एक्सिस बैंक ने मिंटोक के साथ दोस्ती कर ली है, तो उसकी जो ये गाड़ी है सैस वाली प्लेटफॉर्म वाला, तो वो इसको चलाने देने वाला है। तो ये एक्सिस उस बात से खुश है करके, ये मोर और लेस ये इसका मीनिंग था। तो अब पहले भी ऐसे बहुत लोगों ने मिंटोक की सर्विसेज ली है, उसमें बहुत सारे लोग हैं, ये इतना याद रखने की जरूरत नहीं। HDFC है, SBI है, ऐसे ही याद रह जाएगा आपको, इतना कोई जरूरत नहीं है। व्हाइट, पहले ये बता देता हूँ कि व्हाइट लेबल मोबाइल ऐप मतलब क्या होता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है आपको याद रखने की। पर क्या होता है व्हाइट लेबल मोबाइल ऐप, मतलब कि भाई किसी, मतलब वो मिंटोक ने खुद ने तो बनाया नहीं होगा, किसी ना किसी ने बनाया होगा, मिंटोक के नाम पे बेचा जा रहा है। पतंजलि ने प्रोडक्ट नहीं बनाए थे, किसी ना किसी जो गांव के लोग हैं उन्होंने बनाए थे। पता है ना सुप्रीम कोर्ट का केस आपको? नहीं पता होगा, मेरे को पता है। तो पतंजलि ने क्या करा है, जो उनका रूट का नॉलेज था उन गांव खेड़े के लोगों का, मतलब आदिवासी लोगों का, वो उनसे चुराया है, और उसके बाद में उनके ब्रांड के नाम पे चीजें बेची गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज पे उनके ऊपर एक्शन लिया है, इसलिए मैं कैमरे के ऊपर ये चीज खुलकर बोल सकता हूँ अभी। तो तो अभी क्या हुआ है कि मतलब आप, तुम्हारे को पता है पतंजलि के बहुत बड़े बड़े मतलब होर्डिंग, मतलब ये लगते थे, क्या बोलते हैं उसको, ऐसा न्यूज़पेपर में बहुत बड़ी न्यूज आती थी वगैरह वगैरह सब चीजें, बाबा रामदेव जी होते थे उस पर। तो फिर अभी क्या हो गया कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अपोलॉजी दो, तुम्हारी अपोलॉजी लेटर दो तुम्हारा। तो उसने इतने बड़े इसमें दिया, इतने बड़े इसमें, और उसकी न्यूज सिर्फ इतने छोटे इस पे आते थे, जिसमें पोस्टर वगैरह होता था प्रोडक्ट बेचने का, और उसने उसके सॉरी इतने बड़े इस पे भेजा। तो मोरलेस ऐसा चलता है एट दी एंड बैकग्राउंड में। तो वही है कि भाई ये व्हाइट लेबल मोबाइल ऐप्स मतलब ऐसी होती है कि भाई मिंटो ने किससे तभी काम कराया होगा और उसके नाम पे वो प्रोडक्ट बेचा जा रहा है, ऐसा है। तो अब इसको याद कैसे रहेंगे, मिंटोक विंटोक मेरे को याद नहीं रहने वाला था, मेरे को पता है मैंने बिंडोक सुना था करके। तो फिर मैंने इसको विंडोज के साथ कनेक्ट कर दिया कि भाई एक विंडोज आदमी ने एक्सेस एक्सेस बनाया। एक्सेस मतलब पता है ना आपको, एक ऐसा होता है एक्सेस, लोगों के एक्सेस बनाया मतलब ब्रिज बनाया समझ लो। एक विंडोज आदमी ने एक्सेस बनाया एक्सेस के साथ में, जिससे वो MSME जो है और मर्चेंट पेमेंट जो है उसके बीच में एक्ट करेगा वो। तो अब अगर याद नहीं है, इससे शायद मेरे हिसाब से आपको थोड़ा ज्यादा दिन तक याद रहेगी। तो मैं वही बोल रहा हूँ, अभी इसकी जेरोक्स निकाल लीजिएगा, या फिर आप लैपटॉप में पढ़ते होंगे तो लैपटॉप में गो थ्रू कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आज जो पढ़ा रहा हूँ ना वो कल आपको याद नहीं रहने वाला, मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूँ। वो ह्यूमन माइंड बहुत अच्छा है, पर जब याद रखने की बात आती है ना तो वो 50% इन्फॉर्मेशन अगले दिन ही भूल जाता है। ये एक
लॉजिकली साइंटिफिकली प्रूवन मतलब चीज है रिसर्च करके, इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ, तो अभी क्या हो गया, एक पंजाब एंड सिंध बैंक है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि भाई ऐसा कौन सा बैंक है जिसने ई बैंक गारंटी फैसिलिटी दे रहा है करके। तो ये हेडलाइन से ही मे भी याद रह जाएगा। अब मुझे ये पता है, अगर किसी ने यहाँ पे मेंस वगैरह दी होगी तो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन नहीं आने वाले कि भाई कौन से इसने ई बैंक वगैरह का ई बैंक गारंटी वगैरह लाई गई है, अभी ऐसा नहीं चलता है। पर जो एसबीआई क्लर्क वगैरह होता है ना, वहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे से वो डायरेक्ट उठने के चांसेस थोड़ा प्रोपोर्शन में बढ़ जाते हैं एज कम्पेयर टू एसबीआई पीओ। एसबीआई पीओ में मैंने पिछले बार मेरा दोस्त बता रहा था कि वो नीरज चोपड़ा के भाले का वजन भी पूछा था। तो वैसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं वजन भी बता दूं आपको, और ना ही वो किसी के अटेम्प्टेबल के रेंज में होता है। पर यार लॉजिकल थिंकिंग है ना, अगर कट ऑफ 4.5-5 का जा रहा है, ओके, और मैंने आपका बेसिक कवर अच्छे से करा दिया है मेरे हिसाब से, अब वो पढ़ना आपके ऊपर है। तो वहां से 3 क्वेश्चन तो मान के चलिए, 2 या 3 क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, और बाकी ये करंट अफेयर आपका थोड़ा बहुत कवर कर देगा। तो मोर और लेस 15-20 के बीच में तो मार्क्स मिल जाएंगे आपको। और कट ऑफ जो होता है ना, SC ST ओबीसी का तो सेम होता है ओपन जैसा, SC ST वगैरह का थोड़ा कम होता है। तो 80-85 तक भी आपने अगर स्कोर कर दिया है ना मेंस में, तो अच्छा खासा मार्क मतलब कवर हो जाएगा। अगर 15 मार्क यहाँ से आ रहा है तो फिर एफर्ट लगाना बनता है। तो वो आखिरी आपके ऊपर है। मैं और एक एनालॉजी देना चाहता हूँ। एनालॉजी मतलब स्टोरी होती है, मेरे को उसमें बात करना बहुत सही लगता है। तो कैसा है कि शाहरुख खान एक डायलॉग बोलते कि भाई एक तरफा प्यार की ताकत बहुत ज्यादा होती है करके। तो फिर वो जिसने किया है उसको पूछो बोलना कितनी है कितनी नहीं है। तो मैं मतलब मेरा रीजन ये है बोलने का ऐसा कि मैं अगर एफर्ट लगा रहा हूँ, तुम्हारे भी उतने ही एफर्ट लगेगी। एक तरफा प्यार से नहीं चलने वाली चीजें, दोनों के एफर्ट लगेंगे तभी ये चीजें याद रहेगी। मैं जितना डाइजेस्टेबल फॉर्मेट में आपको देना चाहता हूँ, मैं उतना प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं और भी शायद इसमें और कुछ लाऊंगा, आप भी सजेस्ट कर सकते हो कि मैं ओपन फॉर चेंजेस हूँ। पर आगे आप देखिए, पर याद रखिए। और जेरोक्स, अगर लैपटॉप नहीं होगा ना तो जेरोक्स निकाल के पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मोरलेस मैं इतना बता सकता हूँ कि मैं मेरा सब कुछ दूंगा, मतलब प्रॉपर वे में आपका करंट अफेयर प्रिपेयर हो जाएगा। आज सिर्फ एक अप्रोच बता रहा हूँ कि कैसे पूछे जा सकते हैं, क्या शॉर्ट ट्रिक्स हो सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं पेपर में। क्योंकि मजाक नहीं कर रहा हूँ, जब 15 मार्क के सब्जेक्ट से आ जाएंगे ना, और 85 वगैरह का भी कट ऑफ लगा है, अगर ओपन वगैरह की बात चल रही है, तो आपको सिर्फ 60 मार्क मतलब 60-70 मार्क लेने हैं, आपको 70 मार्क लेने हैं, ओके। फिर 70 मार्क के लिए आपके पास बहुत बड़ा टॉप इंग्लिश है, जिस किसी का इंग्लिश अच्छा होगा, फॉन्ट है, रीजनिंग है, लेटर राइटिंग है, बहुत सारी चीजें हैं। 70 मार्क तो निकलवा ही लोगे आप। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो पंजाब एंड सिंध बैंक है, उसने एक क्या करा है कि भाई ई बैंक गारंटी, मतलब बैंक कोई ना कोई चीज की गारंटी दे रहा होगा, ओके। हमें ये देखना है कि ई बैंक गारंटी मतलब किस चीज की गारंटी दे रहा है, ओके। तो क्या हो गया कि भाई इन पार्टनरशिप विद नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड वगैरह, जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग का जो हमने न्यूज दिया था कि भाई नेशनल, वो जो NDS के बारे में, निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम, जो मैंने आपको बताया था, उस टाइम पे भी उन्होंने क्या करना चाहते थे, एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते थे, पेपर वर्क कम करना चाहते थे। तो यहाँ पे भी मोर और लेस वैसा ही है कि टू रिप्लेस पेपर बेस्ड बैंक गारंटी, BG मतलब बैंक गारंटी है, इशुअन प्रोसेस विद स्टैंपिंग एंड सिग्नेचर, इसलिए ये चीज लाई गई है। तो वही उनके जो MD है, CEO, उनका भी ये चीज बोलना है, ओके। बैंक गारंटी मतलब समझो, आप बैंक के पास जाओगे, आप उसके बहुत अच्छे कस्टमर होंगे। आपने सुना है, मेरे को है ना ये इस चीज का एक नॉलेज अच्छे से नहीं है वो स्टोरी के पीछे, पर मोर और लेस ऐसी स्टोरी थी, तो एक ध्यान रखने के हिसाब से याद रखो। मेरे को भी नहीं पता इसके पीछे कितनी सत्यता है। वो जो विजय माल्या था ना, तो उसने उसका जो वो अल्कोहल का प्रोडक्ट था, ओके, तो वो बर्ड किंगफिशर बना है ना, तो वो लोगो रखकर बैंक में कि भाई ये मेरा लोगो रखो, ये लोगो बहुत महंगे जाते हैं, ओके, कि भाई मैं इस लोगो के ऊपर तेरे से पैसे ले रहा करके, ओके। तो उसने जो करोड़ों बैंक से लिए थे ना, तो उसने वो लोगो रख के लिए थे कि भाई तू मेरे को गारंटी दे दे या फिर लोन दे दे। तो फिर उसने उसके लोगो रख के विजय माल्या ने लोन लिया है एक पॉइंट पे, इतनी उसकी इज्जत थी, ओके। तो फिर वैसा ही है कि जिसकी इज्जत होंगी उसको बैंक
बैंक उसको गारंटी दे देंगी उस बैंक को, मतलब बैंक गारंटी दे देंगी उस पर्सन के लिए। ओके, a guarantee means giving something as a security. A bank guarantee is when a bank offers surety and guarantee for different business obligations वगैरह, मतलब कोई भी कस्टमर है उसका, उसके लिए ऑब्लिगेशन वगैरह दिए जा रहे हैं, मोर और लेस ये चीज याद रखो। a bank offers surety वगैरह एंड गारंटी फॉर डिफरेंट बिजनेस इंस्टीट्यूशन। अब एक नेक्स्ट न्यूज है, होने दो आप, थोड़ा पंखा पंखा चल, हो गया पंखा चलना, अरे लाइट तो लगा दे। हाँ एक सेकंड लगा देते, गलती होती रहती है। हाँ हो गया हो गया, ठीक है शांत रहो। तो नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, हेडलाइन से देखेंगे चीज क्या चल रही है। ओके, तो इंडिया है ना अभी 5th नंबर के रैंक पे था। यहाँ आ जाओ यार, सच में तुम्हारे भाई ने बहुत मेहनत किया है इस चीज से थोड़ा सा। तो इंडिया प्लेस 4th रैंक है, 4th स्पॉट अमंग टॉप वर्ल्ड इकोनॉमीज इन 2025 बाय IMF। मोर और लेस मेरे को ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे कोई होगा जिसने IMF का नाम नहीं सुना है। ओके, सबने सुना है ना IMF का नाम। तो IMF का फुल फॉर्म क्या है बताओ, क्या बात। तो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं कॉपी देने आऊंगा तुम्हारे को पेपर के टाइम पे। तो क्या हुआ है, IMF एक मतलब IMF है वो एट मॉनेटरी अथॉरिटी है वगैरह वगैरह, मतलब फैसिलिटी है वगैरह वगैरह सब चीज़ें। तो जैसे अपनी मॉनेटरी अथॉरिटी कौन है, इंडिया लेवल पे मॉनेटरी अथॉरिटी कौन है, अगर ये बता दिया तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा मेरे को, क्योंकि ये इतना बड़ा भी फैक्ट नहीं है। सिर्फ मतलब शांत रहो, हाथ खड़े करो। मॉनेटरी अथॉरिटी तो आपको पता ही होना चाहिए, और अगर आपको पता नहीं है मतलब आपको बहुत ज्यादा इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है कि चीजें क्या चल रही है प्रिपरेशन साइकिल में। ठीक है, मैं मॉनेटरी अथॉरिटी, इंडिया की मॉनेटरी अथॉरिटी कौन है, बस इतना पूछ रहा हूँ, मैं समझा नहीं। फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है, देखिए। अच्छा, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो गई, अच्छा हो गया। तो मेरा ये बोलना है कि ये इतनी मामूली चीज है कि अगर ये आपको पता नहीं है तो थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करके देखो कि चीजें क्या चल रही है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, पर डरो, क्योंकि ये बहुत गंदा है। थोड़ा तो डरना बनता है भाई। तुम्हारे को पता है मतलब इंडियन मतलब जो हिस्ट्री है मैन के इवॉल्व होने की, वो दो ही चीजों पे, एक तो उसको किसी ना किसी चीज की होप है इसलिए वो भाग रहा है, या फिर सेकंड उसको डर है इसलिए वो भाग रहा है। तो डर रहना मेरे को ठीक लगता है, क्योंकि होप टूटती है तो बहुत बुरा लगता है, मैंने 4-5 बार देखा है, होप टूटना नहीं चाहिए। तो पढ़ाई के बारे में बोल रहा हूँ भाई मेरे, नहीं तो तेरा कुछ चालू हो जाएगा। तो तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है एट दी एंड। मॉनेटरी अथॉरिटी मतलब मैंने आपको बताया कि RBI मॉनेटरी अथॉरिटी है, मॉनेटरी पॉलिसी RBI लाती है। और अब ये क्वेश्चन फेंक रहा हूँ कि भाई जो निर्मला सीतारमन जी है वो क्या लाती है, वो फिस्कल पॉलिसी लाती है। ओके, फिस्कल मतलब बजट रिलेटेड, मॉनेटरी मतलब मनी रिलेटेड, मनी रिलेटेड RBI देखता है। ओके, ऐसा याद रखिए। तो RBI ने वही एक रिपोर्ट लाया, उस टाइम पे फिर बताया गया कि भाई कौन कौन है फर्स्ट नंबर पे। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, USA 29 मतलब 30 बिलियन पे। ओके, अप्रोक्सीमेशन मेरा भी क्लास में हो गया अच्छा। तो फिर तो ये 30 बिलियन है। ओके, और चाइना जो उड़ कर रहा है ना कि भाई मैं USA से आगे निकलूंगा, मैं बताऊंगा, उसका आज भी GDP 19 20 20 बिलियन, 10 बिलियन कम है उसका, और वो तब भी इतना उड़ उड़ कर रहा है कि मैं देख लूंगा USA को। USA सच में बहुत बड़ी चीज है, सिर्फ उनसे इलेक्शन के टाइम पे गलतियां हो जाती है, उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए, तो पहला USA है, हमने 4th नंबर की रैंक ली है। ओके, 4th नंबर पे पहले जापान था, तो हमने जापान की रैंक खाई है। तो फिर हमने 4th नंबर पे इंडिया है, और इंडिया का और USA का कंपैरिजन देख लीजिए कि भाई 4 बिलियन है,
डॉलर है यहाँ, ये डॉलर के हिसाब से चीजें चल रही है यहाँ पे। तो फिर मैंने जो जितने भी क्वेश्चन देखे हैं मेरे हिसाब से इस टॉपिक पे क्वेश्चन ऐसा फ्रेम हो सकता है कि जो पहले 10 नंबर, अब ऐसा तो कोई पूछेगा नहीं कि भाई इंडिया की कौन सी रैंक है। मे बी एसबीआई क्लर्क में पूछा जा सकता है कि आईएमएफ रिपोर्ट में कितना नंबर है वगैरह। पर अगर पीओ में इसका क्वेश्चन आ सकता है तो मेरे को ऐसा लगता है उसका ग्रे एरिया होगा कि भाई पहले 10 में कौन थी और एक एशियन कंट्री है करके। एशियन पता है ना आपको, एशियन कंट्री रहती है, एशिया का मैप होता है। तो वही है कि अब तुम यहाँ पे से देख के बताओ कि इसमें कोई एशियन कंट्री है क्या, इंडिया छोड़ के। चाइना है, जापान है, और कोई है नहीं है। तो वही मैं बता रहा हूँ, जब कोई न्यूज देख रहे हो ना तो ऐसा सिर्फ क्या बोलते हैं, जब खाना खाने बैठते हो तो सिर्फ सब्जी रोटी नहीं खाते हो, तो उसके साथ अचार होना, बाकी चीजें होना ना तुम्हारे को। तो वही है, जब वो न्यूज देख रहे हो ना तो वो ब्रॉड वे में लिया करो, क्योंकि वो जो सामने वाला है ना उसको भी वैसा ही अच्छा लगता है, वो जो पेपर सेटर है उसको भी। अब यहाँ पे एक है कि भाई एक नया है कंट्री, कंट्री नहीं है प्रिंसिपैलिटी है कि भाई लिechtenstein, मेरे को भी प्रोनाउंस करके नहीं आ रहा वो ठीक से। तो वो 191 मेंबर बन गया है आईएमएफ का। अब ये नाम मेरे से प्रोनाउंस ही नहीं हो रहा तो ये याद तो बहुत दूर की बात होगी। तो फिर मैंने इसके लिए निकाला था कि भाई एक लीचड़ आदमी को भी आईएमएफ की मेंबरशिप दे दी करके। तो लिechtenstein को मैंने लीचड़ कर दिया। तो मैं श्योर शॉट हूँ कि लीचड़ याद रहेगा अगर। बाकी अब मुझे भी भूलना है तो फिर उसको तो फिर भगवान मालिक है आपका भी। तो फिर मोर और लेस क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि आईएमएफ का एक कौन सा नया मेंबर है जो अभी अभी रिसेंटली ऐड हुआ है। मैं भले ही ह्यूमर के वे में, कॉमेडी वे में ये चीज चला रहा हूँ, पर याद रखना ये मेरा मकसद है, इसलिए ये चीजें चल रही है। ओके, तो याद रखिएगा कि भाई लीचर नाम का एक आदमी है, उसको 191 मेंबर बना दिया है आईएमएफ का। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि आईएमएफ का कितने नंबर होते हैं। अब ये क्वेश्चन सिर्फ यहाँ ही पूछा जाएगा ऐसा नहीं है कि भाई आपके बैंक के एग्जाम में, रेलवे का एग्जाम होगा अभी आगे, बाद में आपने एफसीआई का नाम सुना है उसका भी एग्जाम होगा। किसी भी इसमें इसमें का कुछ भी पूछा जा सकता है। तो उसमें मेरे को ऐसा लगता है दो तीन चीजें हैं। एक तो कौन सा नया कंट्री है, आईएमएफ के कितने मेंबर है, 191 है, वो याद रखिएगा, ऐसा सब। अब इसका हेडक्वार्टर है ना वो यूएसए में। यूएसए ऐसे ही करता है, जो भी ऐसे पैसे रिलेटेड वर्क है ना, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर यूएसए, बाद में इसका भी आईएमएफ का भी हेडक्वार्टर यूएसए। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भाई बहुत ज्यादा मनी रिलेटेड कुछ चीजें चल रही होंगी ना, तो थोड़ा सा अगर आपकी जरूरत पड़ी गई है, समझो आपने 20 क्वेश्चन मार दिए, एकदम अच्छा लगा है आपका 20 क्वेश्चन अगर आपने जनरल अवेयरनेस मतलब वो पेपर में मार दिए, फिर ऐसा रिस्क मत लेना। पर आपका अगर स्कोर जा रहा है 10-12 पे और आप ओपन कास्ट के हो तो खेल देना, वैसे भी कुछ होने नहीं वाला है 10-12 पे आपका। तो फिर वॉशिंगटन डीसी में है उसका हेडक्वार्टर। ओके, अब इसका नाम यार मेरे को नहीं लगता कि ये ऐसा एकदम से डायरेक्टली पूछा जाएगा, पर अगर पूछा गया तो क्रिश करके याद रख लो, या फिर क्रिश करके याद रख लेना इसको। यहाँ तक तो क्रिश ही जा रहा है, वो कृष्णा करके याद रख लेना। ये टी को यानी बनाना है HNA, तो कृष्णा करके याद कर लेना। कृष्णा तो याद ही रहेगा सबको मेरे हिसाब से। तो 10 अवतार ले लिए तो फिर उतना तो याद रखना बनता है। तो कृष्णा करके याद रख लेना। और मैं शोर शॉट बता रहा हूँ, अगर आपका तुमने अगर कृष्णा बोल के भी याद रख लिया ना तो वो इतने भी पास के ऑप्शंस नहीं देने वाले, मोर और लेस एकदम ऐसे नाम अलग अलग ही रहेंगे। तो तुम आराम से इतना तो टिक कर ही सकते हो। पर सिर्फ फर्क इतना होगा कि आज जो मैंने पढ़ा है उसके बाद में फिर आपने उसको ऐसा गोल करके बाजू में कृष्णा लिखा है क्या। नहीं तो मैंने ऐसा कृष्णा बोल दिया, कल तक कृष्णा चले भी जाएंगे आपके दिमाग में से, वैसा मत होने देना। अब वो जो वैल्यू आई थी ना कि भाई कितना है कैसे है, वो जो मैंने आपको बताया कि 30 बिलियन वगैरह वगैरह डॉलर वगैरह, तो वो जीडीपी है उनका। ओके, जीडीपी का फुल फॉर्म दिया है। तो हाँ, तो जीडीपी मतलब पता है पर्टिकुलरली क्या होता है क्या नहीं होता है आपको, मैं आपको पता है। तो जीडीपी मतलब ये होता है कि भाई कोई भी देश में कितना प्रोडक्शन हो रहा, गुड्स या सर्विसेज का, कुछ भी होने दो, तो वो वैल्यू के टर्म्स में लिखना, मतलब कि भाई रुपी के टर्म में कि भाई इतना प्रोडक्शन हुआ है हमारे इंडस्ट्रीज से और इतनी सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है हमारे देश में। तो उसका जो मतलब गुना जमा जो है वो होता है जीडीपी। ओके,
ग्रॉस ग्रॉस मतलब टोटल होता है, डोमेस्टिक मतलब इंडिया के लेवल पे, प्रोडक्ट मतलब गुड्स एंड सर्विसेज एज अ प्रोडक्ट की है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स भी आपने नाम सुना ही है। फिर अब इसराइल है जो 69 नंबर का मेंबर बना है एडीबी का, एशियन डेवलपमेंट बैंक का। अब अगर इस पे क्वेश्चन पूछा गया तो एडीबी क्या है, एडीबी काम क्या करता, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, या फिर 69 मेंबर कौन सा ऐसा देश है जो बना है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आजू बाजू में कुछ ना कुछ। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, डेवलपमेंट नाम है मतलब वो कुछ ना कुछ डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा होगा, ये मीनिंग होगा। 69 नंबर का है तो फिर उस हिसाब से याद रखिए कि भाई ये 69 मेंबर का मेंबर है करके इसराइल, इसका एक नया मेंबर है। और फिर वो क्या करता तो वो फंड देता वगैरह सब चीजें, ये सब चीजें हैं। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, फिलीपींस में। एशियन कंट्री है ना वो, तो कहा ना का एशियन कंट्री में ही उसका मतलब हेडक्वार्टर होगा। तो ये मान के चाहिए कि उसका फिलीपींस में हेडक्वार्टर है। फिलीपींस पता है ना आपको, एशियन कंट्री आती है नीचे नीचे में है। बहुत लोग, अब मेरे को इसको याद रखना है इसलिए मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ कि बहुत लोग हनीमून के लिए जाते हैं वहाँ पे फिलीपींस। तो उस हिसाब से इस चीज को याद रखिए कि भाई फिलीपींस लिख दीजिएगा बाजू में। फिलीपींस याद रहेगा, मैं उतना बता सकता हूँ। तो फिर इस हिसाब से है, एकदम से प्रेसिडेंट वगैरह तो पूछा नहीं जाएगा। अगर किसी का प्रेसिडेंट पूछा जा रहा है तो उसका मेन रीजन ये होगा कि वो अभी अभी रिसेंटली चेंज हुआ होगा, या फिर उसने कुछ ना कुछ बड़ा कांड कर दिया होगा इसलिए उसका नाम न्यूज में होगा। तो ये मेरे भाई के साथ में ऐसा दोनों भी चीज नहीं है, तो फिर ये इतना याद रखने की जरूरत। अब रिसेंटली क्या हुआ, एक नई न्यूज है, एसबीआई बिकम्स फर्स्ट मतलब एमएफ मतलब म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड समझता है आपको क्या होता है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट भी किया होगा बहुत लोगों ने, पर पर्टिकुलरली उसका मीनिंग क्या होता है कंसेप्चुअली। हाँ हाँ बता ना। बस बस यही है, मोर और लेस यही मीनिंग है उसका, और इतना ही याद रखो, ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत। तो अभी फर्स्ट फंड हाउस है जिसने 10 लाख करोड़ इतने जमा कर लिए हैं। ओके, एसबीआई म्यूचुअल फंड ये पहला ऐसा है कि जिसने 10 लाख करोड़ म्यूचुअल फंड के लिए मतलब लोगों से मतलब ले लिया है अब तक, वो असेंट अंडर मैनेजमेंट। मतलब इतना याद रखिएगा, अगर इस पर क्वेश्चन आएगा तो मोर और लेस ऐसा आएगा कि पहले नंबर पे कौन है म्यूचुअल फंड जिसने कितना मतलब जिसने सबसे ज्यादा लोगों से पैसे ले लिए हैं, ये एक क्वेश्चन आ सकता है। सेकंड आएगा कि भाई कितना अमाउंट है जो एसबीआई म्यूचुअल फंड ने अभी तक लोगों से ले लिया है, वो 10 लाख करोड़ है। वो आपको मैंने पहले बताया था ना 10:1 का रेशियो है। 10 लाख रुपए महिला मतलब वो महिला सक्षम वगैरह में मैंने आपको बताया था, जो इंडियन ओवरसीज बैंक डील कर रही थी उसके साथ। तो वैसे ही है कि ये भी उसी के साथ कनेक्ट कर देनी है कि भाई ये 10 लाख करोड़ है करके, या फिर 10 तो याद ही रह जाएगा यार आपको। ओके, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, या फिर अगर उन लोगों को और डीप में जाना है तो फिर वो पूछ सकते कि भाई सेकंड नंबर पे कौन है, थर्ड नंबर पे कौन है। तो फिर पहले आईसीआईसीआई है, बाद में एचडीएफसी है, एचडीएफसी फिर ऐसे ही है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। और एक दो पेज बचे हैं मेरे को पता है, जब वो जैसा जैसा टाइम 12 के करीब जाना चालू हो जाता है ऐसा लगता है कि ये आदमी कब रुक जाए अब। तो तो मैं वो जल्दी आपको खुशखबर दूंगा रुकने की, थोड़ी देर रुक जाओ बस। तो यहाँ पे एचडीएफसी की बात चलते हैं कि भाई एचडीएफसी क्या है। मतलब एचडीएफसी सबको पता है एक बैंक है, पर वो ऐसा बैंक है जिसने सिंगापुर में उसकी ब्रांच खोली है। ओके, तो ये क्वेश्चन की मतलब ये न्यूज़ की एक वैलिडिटी है कि ये पेपर में पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा बैंक है जिसने सिंगापुर में मतलब अपना ब्रांच ओपन किया है, या फिर एचडीएफसी ने अभी रिसेंटली कोई ना कोई कंट्री में अपना मतलब अस्तित्व मतलब एक ब्रांच ओपन की है, वो कौन सा कंट्री है। तो ऐसा है कि ये चीज़ मेरे हिसाब से मैं ऐसे याद रखूंगा, सिंगापुर है, एचडीएफसी है, एचडीएफसी एक प्राइवेट बैंक है। ओके, प्राइवेट बैंक एक कैपिटलिस्ट ओरिएंटेड रहती है, सिंगापुर एक कैपिटलिस्ट ओरिएंटेड देश है, वहां पे बहुत ज्यादा कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म पता है ना आपको पहले, कैपिटलिज्म पता है ना सबको क्या होता है, तो भांडवलशाही वगैरह। मैंने सिर्फ मराठी में ही बताया, तो सच में पता है ना आपको, तो पता होगा, थोड़ा ब्रॉड में बताओ चलेगा।
हाँ भांडवल चाहिए, ओके। मनी ओरिएंटेड चीजें चल रही है, ठीक है। ऐसे नए लोग बोल रहे हैं ना, बहुत सही है, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पे भी आप उन लोगों के लिए नए ही होंगे और अभी बोल सकोगे। मैं हर बार यही लाइन बोलता हूँ, तो वही है। सिंगापुर में ओपन किया उसने ब्रांच, इतना याद रखिएगा। सिंगापुर ऐसा, ब्रॉडली याद रखो, ऐसा एरो बना लेना, दोनों को गोल कर देना और फिर एरो बना के लिख देना कि दोनों भी कैपिटलिज्म ओरिएंटेड देश है। मतलब एक बैंक कैपिटलिज्म ओरिएंटेड है और सिंगापुर भी कैपिटलिस्ट ओरिएंटेड कंट्री, इसलिए वहां पे ये चीजें चल रही है। तो हाँ, तो फिर अब ये है ब्रॉडली ये बताया गया कि भाई रेंज ऑफ फैसिलिटीज मिलेंगी वगैरह वगैरह वगैरह। पर अब ये एक नया चीज है कि भाई टैगलाइन याद रखनी होती है। एचडीएफसी वगैरह की अगर टैगलाइन पूछ ली तो एकदम से याद तो आने नहीं वाली वहां पे कि भाई सब याद आ जाएगा। तो टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। तो बहुत सारे लोग निपा निपी होते हैं कि भाई यू आर माई वर्ल्ड वगैरह वाला कार्यक्रम चलता है। तो फिर मेरे को इसको याद रखने के लिए मैंने ज़्यादा मेहनत नहीं ली, मैंने ऐसा सोचा कि यह आपकी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बारे में जानता है, एच डी एफ सी, इसलिए वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। तो उस हिसाब से इस चीज़ को याद रखिएगा। मैं पता हूँ, मुझे पता है कि मैं एक थोड़ा सा अलग लेवल पे जाके पढ़ा रहा हूँ, पर मेरा मीनिंग वही है कि याद रहे। एट दी एंड में वो नहीं मतलब होने देना चाहता आपके साथ कि भाई 150 बॉडीज आपने पढ़ी है इंटरनेशनल और एट दी एंड सब मसाला बात हो गया है। तो इस वजह से मसाला बात नहीं होने वाला कम से कम। अब नेक्स्ट न्यूज है कि भाई कैनेरा जो एक एस एस बी सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है वो, तो उसने एक प्रॉमिस फॉर फ्यूचर करके एक स्कीम मतलब एक लाई है ऐसी। तो वही है कि इस पे अगर मोरलेस क्वेश्चन है तो यही आएगा कि भाई प्रॉमिस फॉर फ्यूचर ये किसने लाया है। तो वो किसने लाया है, कैनेरा बैंक ने लाया है। ये ब्रॉडली याद रखिएगा। इसके लिए मेरे पास कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, क्योंकि ये खुद ही एक शॉर्ट ट्रिक है, इतना छोटा न्यूज। अब क्या है, आईडीएफसी करके एक बैंक है, तो उसने क्या किया, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, ये उसका नाम है, ओके। अब इसका नाम क्यों बोल रहा हूँ मैं याद रखने के लिए, क्योंकि इसका न्यूज भी उससे याद रह जाएगा आपको। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये बैंक का नाम है। उसने रियल टाइम ट्रैकिंग फॉर इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, इंटरनेशनल लेवल पे एक मनी ट्रांसफर होता है, मतलब गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाई है। आपने जैसे सुना ही होगा कि बहुत सारे हमारे मतलब जो स्टूडेंट्स हैं वो बाहर देश में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे घर वालों को एट दी एंड पैसे भेजना पड़ते हैं। तो अब वहाँ पे तो यूपीआई डायरेक्टली काम नहीं करेगा, तो एक लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम लाई थी गवर्नमेंट ने। ऐसी याद रखो ब्रॉडली, कुछ एकदम से जाने नहीं वाली तुम्हारी एग्जाम वहाँ पे। लिबरलाइज, लिबरल है। एक रेमिटेंसेस, रेमिटेंसेस का आपने नाम सुना होगा। रेमिटेंसेस मतलब वही कि दो दूसरे देश के लोग वहाँ पे काम करके अपने इधर पैसे भेजते ना उनके घर वालों को, उसको रेमिटेंसेस बोलते हैं। तो वो लिबरलाइज रेमिटेंसेस स्कीम के अंडर एक वैलिडिटी रहती कि आप फंड भेज सकते करके भाई दूसरे देशों में। तो ये ऐसा फर्स्ट बैंक बना अभी एट प्रेजेंट कि जो रियल टाइम बता सके कि आपके पैसे ट्रांसफर हो गए करके। मतलब जैसे आपके पास यूपीआई है, सामने वाले ने बोला कि मैंने आपके इसमें पैसे भेज दिए करके, तो एक तो आपका वो मशीन जोर से चिल्ला के बोलेगा कि 10 रुपए की धनराशि प्राप्त हुई है, या फिर ऐसा हो जाएगा कि आप फोन पे चेक करोगे कि भाई सच में पैसे आए हैं कि नहीं। तो यहाँ पे बहुत ईजी है। पर वो जो बाहर देश में पैसा भेजे जा रहा है ना, वो उतना जल्दी मैसेज पहुंचता नहीं था कि भाई पैसे आ चुके हैं नहीं आए हैं। हमारे जैसा नहीं है कि हर बार यूपीआई खोल के तुम्हारा अकाउंट तुम चेक करोगे वगैरह, वो थोड़ा सा लंबा गिरता है वहाँ पे। तो फिर वही है कि एक इंडियन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ऐसा एक फर्स्ट बैंक बना है जो मैसेज रियल टाइम पहुंचाएगा इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर के लिए। और उसने उसके लिए स्विफ्ट की मदद की है, स्विफ्ट से मदद ली है। अब मेरे हिसाब से स्विफ्ट का फुल फॉर्म मतलब एग्जाम में पूछा जा सकता है। स्विफ्ट मतलब स्विफ्ट डिजायर नहीं है, दूर तक भी नहीं, ओके। क्योंकि उसका मीनिंग है, ये मैंने आपको जो बताया ना, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, उसके अंडर $2.5 लाख तक पैसे दूसरे देशों में भेजे जा सकते हैं। तो ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक ऐसा बैंक बना है कि वो रियल टाइम बता देगा कि आपके पैसे पहुंच चुके हैं करके। और वो उसकी मदद कौन कर रहा है उस चीज के लिए, स्विफ्ट ने की है। अब स्विफ्ट का फुल फॉर्म पूछा जाना बहुत ज्यादा मुझे लगता है पॉसिबल है, जो है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन।
अगर ये फुल फॉर्म एक बार पढ़ा है आपने तो मेरे हिसाब से आपको याद रह जाएगा, क्योंकि बहुत ही सादा है इसका मीनिंग। सोसाइटी है, वर्ल्ड वाइड ट्रांजेक्शन के लिए हेल्प कर रही है टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा। तो वही है कि भाई वो मैसेज वगैरह भेजने के काम करते हैं। अब दो ही न्यूज़ बाकी है। तो पहली न्यूज़ ऐसी है कि आरबीआई ने क्या बोला है। अब क्या होता है, मैंने आपको बताया कि जो भी बैंकिंग बैंकिंग सर्विसेज वगैरह ये आई है, वो लोगों को पैसे देने के लिए आई है। एक अच्छे इसमें जो गरीब लोग हैं वगैरह, जिनको इंडस्ट्री मतलब एसएमई स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस स्टैब्लिश करनी है वगैरह सब चीज़ें। पर इसमें क्या हो रहा है, आरबीआई जो पैसे दे रही है, जो बैंक के पास पैसे है, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल क्या करती है, ये बाहर से पैसे लेने की जगह पे बैंक से पैसे ले लेती है और फिर ये इसका फंड आगे पहुंचा देती है करके, ऐसा चीजें चल रहा था। जबकि जो बैंक के पैसे है वो कमजोर लोगों तक पहुंचने चाहिए, पर ये एनबीएफसी की तरफ जाते हैं और एनबीएफसी फिर लोगों को देती है। और आपको पता है कि एनबीएफसी एक प्राइवेट कंपनी है, एक प्राइवेट ओरिएंटेड है, तो उससे बहुत ज्यादा मुनाफा कमाती है वगैरह ऐसा सब चीजें। तो आरबीआई ने उसको एक गाइडेंस दिया कि भाई ऐसा मत कर, टू 25% तभी, मतलब टू मेंटेन एटलीस्ट 25% ऑफ देयर ओवरऑल बोरोइंग फ्रॉम कैपिटल मार्केट। तू कैपिटल मार्केट में जा पैसे मांगने के लिए, तू बैंक के पास मत जा। तू गलत कर रहा है, लोगों के पास पैसे नहीं जा रहे हैं, तेरे पास ही सब पैसे जा रहे हैं। तो इस चीज को और ऑथेंटिक वे में करने के लिए आरबीआई ने क्या किया कि भाई अगर बैंक इसको दे रहे होंगे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को, तो एट दी एंड मैंने आपको बताया था कि जो भी जिसको भी लोन दे रहा है उसका कोई ना कोई रिस्क होगा। तो इन्होंने क्या करा, रिस्क बढ़ा दिया कि अगर बैंक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को अगर लोन दे रहे होंगे तो उसका रिस्क जो है वो 125% कर दिया, बढ़ा दिया है मतलब एट दी एंड। उसकी वजह से क्या हो गया, जो बैंक्स को है ना, उनको वो एस एल आर सी आर आर, मैंने आपको मतलब एस एल आर वगैरह जो है वो ज्यादा मेंटेन रखना पड़ता है इस वजह से, क्योंकि रिस्क ज्यादा है ना एट दी एंड वगैरह सब चीजें। तो वो वाला कार्यक्रम है। इतना एकदम से क्वेश्चन नहीं आएगा, पर ब्रॉडली ऐसा है कि एक न्यूज है वो कवर हो चुकी है, ऐसा है इसके साथ। हाँ, अभी क्या हो गया, आरबीआई क्या करती है, उसको सोवरिन ग्रीन बॉन्ड वगैरह लाने थे। एक बॉन्ड होते हैं जो ग्रीन इंडस्ट्रीज वगैरह है उसके लिए स्टैब्लिश होते हैं वगैरह, ओके। तो एक फुल्ली एक्सेसिबल रूट है, उसके हिसाब से क्या होता है, जो नॉन रेसिडेंट है बाहर देशों में रहने वाले, वो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब इसने क्या करा कि भाई, अब पहले क्या होता था कि भाई नॉन रेसिडेंट जो है ना उनको पैसे इन्वेस्टमेंट करना नहीं, तो मतलब करन दिए नहीं जाते थे कि भाई तुम पैसे इन्वेस्ट करो करके। पर अब आरबीआई ने वो दायरा बढ़ा दिया। अब जो ये 10 ईयर्स के 10 साल के लिए जो ग्रीन बॉन्ड्स लाए जाएंगे ना मार्केट में, तो नॉन रेसिडेंट जो इंडियंस है वो भी उस चीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये इसका ये है। और वही है कि भाई मोर और लेस वही स्टोरी को डिफाइन किया है कि पहले भाई इन्वेस्टर्स, जो भी इन्वेस्टर्स है वो कौन से होंगे, तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होंगे, एनआरआई होंगे, ओसीआई होंगे। तो वही है कि अब क्वेश्चन इस पे ये पूछा जा सकता है कि भाई कौन कौन से लोग हैं अभी रिसेंटली ऐड हुए हैं जो 10 ईयर, जो 10 साल का बॉन्ड निकलेगा ग्रीन वाला, ग्रीन बॉन्ड, सोवरिन ग्रीन बॉन्ड, उसमें कौन लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसमें ये एनआरआई भी आते हैं, बस इतनी बात ध्यान में रखिएगा। अब ये लास्ट न्यूज़ है। तो इसमें ऐसा हो गया है कि Genwise launched UPI payment for senior citizens with secure interface। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही डिजिटल अरेस्ट का एक कंसेप्ट बताया था, स्टोरी बताया था। तो ये Genwise नाम की एक कंपनी है, उसने फिर एक यूपीआई पेमेंट मतलब लॉन्च किया, जिससे जो ओल्डर लोग हैं, जो अपने ज़्यादा एज लोग हैं, वो अच्छे से सिक्योर वे में इंटरफेस कर सके उस प्लेटफॉर्म के ऊपर। यूपीआई पेमेंट बहुत ज़्यादा और अच्छे से इंटरफेस में, मतलब क्या बोल सकते हैं, उनके साथ धोखाधड़ी ना हो। इस वजह से ये वाली जेनवाइज लॉन्च है, यूपीआई पेमेंट फॉर ओल्डर सिटीजन, मोर सिक्योर है वगैरह ऐसे सब चीज़ें। आपने जेनजी नाम सुना होगा, है ना। जेनजी एकदम ज़्यादा जो क्या बोलते हैं मॉडर्न लोग हैं ना, उनके लिए वो टर्म यूज़ की जाती है, क्योंकि उनके लैंग्वेज अलग होती है बोलने की, या फिर वो एक अच्छे, एक जैसे मैंने मैं रूरल कॉलेज में था एक पॉइंट पे 11th 12th में। तो मैं वहाँ पे झगड़े होते थे ग्राउंड पे, लड़कों को पता होगा अच्छे खासा। तो वहाँ पे क्या हो गया, अब वो झगड़े हो रहे हैं, एट द एंड हम देखने के लिए गए। तो फिर हम मतलब मेरे दोस्त सब साथ में गए, तो फिर वहाँ पे गए,
तो झगड़े चल रहे थे, तो बीच में से एक लड़का, जो दो लोगों के झगड़े चल रहे थे उसके आजू बाजू में 4-5 लोग और खड़े थे, और एक लड़का बीच में से ऐसा सामने आया और वो उसको बोलता है कि भाई कॉम्प्रोमाइज, ये वर्ड होता है कॉम्प्रोमाइज। वो आया, उसने बोला कंपर मैरिज कर लो बोले। मैं झूठ नहीं बोल रहा, उसने कंपर मैरिज ही बोला था, और वो दोनों मान गए कंपर मैरिज करने के लिए। हाँ, मतलब उसमें से 7-8 लोगों में से किसको लिंक नहीं लगा कि वो होता है करके सब चीजें। और अब थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करना, जो लड़का कंपर मैरिज बोल रहा था उसकी एक बैंक है, मेरे को कौन सी बैंक है मेरे को याद नहीं, उसका क्लर्क हो चुका है। तो मैं वही बोल रहा हूँ, जब मैं जोक मार रहा हूँ तो उसके पीछे कुछ ना कुछ होगा। तो जिसका इंग्लिश जो मान रहे होंगे कि बहुत अच्छा है, मतलब खराब है, तो कुछ खराब नहीं है, कंपर मैरिज वाले भी पास हुए। तो तो थोड़ा सोच लो, अगर मेहनत करी तो पॉसिबल है चीजें, तो उस हिसाब से चीजें। तो ये जेन वाइज, मतलब जेनजी वगैरह करके याद रखना कि भाई जेनजी ने, एक नया आदमी है जेनजी नाम का, जो ओल्डर पीपल्स के ऊपर ध्यान दे रहा है और ये चीज लॉन्च की है। अभी एक, मैं इसे रोकता हूँ, क्लास खत्म हो गया, पर 2 मिनट रुक जाओ।